नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। तो अब अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हम प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। जो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से प्यार करते हैं, विद्युत धारा से प्यार करते हैं, उनको लगता है कि प्रतिरोध तो अपना विलन है, क्योंकि प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा डालता है। और हमें लगता है कि जो धारा के प्रवाह में बाधा डाल रहा है वो अपना दुश्मन है, क्योंकि धारा के बलबूते पर, इस विद्युत धारा के बलबूते पर हम बहुत से काम करते हैं। मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। आप जो पढ़ रहे हैं स्क्रीन के सामने, वो किसके बलबूते पर पॉसिबल है? विद्युत धारा के बलबूते पे ही पॉसिबल है। तो इस धारा के प्रवाह में बाधा डाल रहा है, इस वजह से हमको लगता है कि प्रतिरोध तो अपना दुश्मन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बाधा डालने वाले हो वो हमेशा दुश्मन का ही रोल प्ले करे। जब आप रोड पे जा रहे हो और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तब दूर से दिखता है कि स्पीड ब्रेकर है और स्पीड ब्रेकर को देख के आप ब्रेक लगाते हो। हमें लगता है कि वो बाधा है और वो अपनी दुश्मन है। नहीं भाई, हो सकता है कि आगे बहुत तीखा मोड़ हो, शार्प मोड़ हो सकता है कि आगे कोई स्कूल हो, छोटे-छोटे बच्चे वहाँ से निकले। तो वो बाधा डालने के लिए हमें लगता है कि दुश्मन है, लेकिन वो और कभी-कभार गुस्सा भी आता है, पता नहीं यार इस गाँव में कितने सारे स्पीड ब्रेकर लगा रखे हैं, पता नहीं कैसे यहाँ के लोग हैं। लेकिन भाई, वो स्पीड ब्रेकर लोगों के हित के लिए, आपके हित के लिए भी। घर पे जब आप लेट नाइट निकलते हो तो माँ-बाप भी तो बाधा ही डालते हैं। दादा-दादी भी तो कहते हैं, "भई इतनी ला रात को कहाँ? कहाँ चला?" तुमको लगता है यार बाधा डाल रहे हैं अपने दुश्मन है, नहीं। बेटा वो अपने हित की बात कर रहे हैं, इतनी लेट नाइट घर से नहीं निकलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से वादा तो अपने गुरुजन भी डालते हैं, "बेटा पढ़ लो, पल-पल कीमती है, सेकंड-सेकंड कीमती है।" तो वो अपने भविष्य के लिए कहते हैं, तो वादा तो वो भी डालते हैं अपने मज़े में, एन्जॉयमेंट में। तो बाधा डालने वाले ज़रूरी नहीं कि अपने दुश्मन हो। ठीक वैसे ही कहानी अपनी प्रतिरोध रेजिस्टेंस की है। हमको लगता है कि धारा के प्रवाह में बाधा डाल रहा है तो अपना दुश्मन है। नहीं बेटा, इसकी बहुत सारी, ये वादा की बदौलत ही बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन भी है, जो अपने कार्यों को आसान करती है। ये जो पंखा है, ये जब हल्की-फुल्की सर्दी आनी स्टार्ट होती है ना, तो इसको रेगुलेटर के माध्यम से ना इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। उसके पीछे भी प्रतिरोध का ही रोल होता है। जो आज ये पीछे व्हाइट बोर्ड लगा है, इसमें भी कहीं न कहीं प्रतिरोध का ही है। 250 वोल्ट से अगर वो ज़्यादा की वोल्टेज आ जाती है ना, वैसे तो स्टेबलाइज़र भी होते हैं ना, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई यूपीएस भी होता है इनके अंदर, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रोल तो प्रतिरोध का ही होता है कि वो नियंत्रित करता है ओवरफ्लो को, धारा के प्रवाह को बाधा रोकता है उसे अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, वो धीरे-धीरे जब आप चैप्टर की डेप्थ में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि भई ये दुश्मन नहीं है, ये तो अपना दोस्त ही है, मित्र है, सहपाठी है, मित्रगण है, वो धीरे-धीरे आपको पता लगेगा। बस पढ़ना इस प्रकार से है कि पहले वीडियो को देखना है, 1.5-2 की स्पीड में, फिर पीडीएफ को रीड करना है, फिर से वीडियो को देखना है जो बिगिनर है। जिन्होंने पहले सिलेबस कर रखा है वो एक बार 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड में वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जो पीछे चैप्टर आपने समझे हैं, मैंने समझाए हैं, वो समझ में आए तो ये भी अच्छे से समझ में आएगा, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूँगा, ये हर चैप्टर की स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ। बस आपको थोड़ा-सा धैर्य रखकर चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। धीरे-धीरे चैप्टर की डेप्थ में जाएँगे, पहले प्रतिरोध को जानेंगे, प्रतिरोध में फिर ओम्स लॉ को देखेंगे, फिर प्रतिरोध के प्रकार देखेंगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रतिरोध देखेंगे, धीरे-धीरे डेप्थ में चलते रहेंगे और जब लगेगा कि भई यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया, तो वहाँ मैं 1-2 न्यूमेरिकल के माध्यम से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धैर्य बना के रखना है और अच्छे से समझते हुए चलना है। पहले मैं रीड आउट करूँगा, फिर आपको अच्छे से समझा दूँगा। यहाँ हमें 2 शब्द देखने हैं, एक तो ये देखो ये रहा शब्द, आपको दिखाई दे रहा होगा ना? एक शब्द तो ये है, जिसे क्या बोल रखा है यहाँ? जिसे बोल रखा है रेजिस्टेंस, इंग्लिश वाले शब्द पे विशेष करके, और एक है रजिस्टर। तो 2 शब्दों पे फोकस करना है, मैं लिख देता हूँ। एक शब्द तो है जी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और एक शब्द है जी रजिस्टर। इन दोनों शब्दों को अच्छे से पढ़ना है। रेजिस्टेंस जिसे क्या कहा गया है? प्रतिरोध कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रतिरोध कहा गया है। ठीक है? और दूसरा कौन सा है? रजिस्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता तो नहीं कहेंगे, प्रतिरोधकता तो वही हो जाएगा प्रतिरोधक। क्या कहेंगे? प्रतिरोधक। और देख लो, मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई ना, प्रतिरोधकता प्रतिरोधक किसे कहेंगे? आप ना इंग्लिश वाले शब्दों पे फोकस करना, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ रजिस्टर। अब पढ़ते हैं, थोड़ा रीड आउट करते हैं। पदार्थ का वह गुण
यहाँ गुण की बात हो रही है, इस शब्द पे फोकस करेंगे। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, अपने में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जब आपने स्पीड ब्रेकर देखा, उस स्पीड ब्रेकर को देखकर आपने ब्रेक लगाए, तो स्पीड ब्रेकर को देखकर आपने ब्रेक लगाए हैं, तो उस स्पीड ब्रेकर का गुण क्या हो गया? आपकी स्पीड को नियंत्रित करना। दो चीजें हैं यहां, समझना अच्छे से। आपने रात को आप लेट नाइट घर से निकल रहे थे, आपके पापा ने रोक टोक लगाई, आपके पापा की रोक टोक की वजह से आप रुके हो। तो पापा की रोक टोक, पापा का गुण क्या हो गया? आपको रोकना, आप पे निरकुश लगाना। तो यहां बात हो रही है, रेजिस्टेंस है तो बात हो रही है बेटा किसकी? गुण की। किसकी बात हो रही है? गुण की। यानी कि पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वे अपने में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करे? विरोध करे, रोके, उसे तो कहेंगे रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। यानी कि जब टेंस, ये वाला इंग्लिश वाले शब्द पे फोकस करना बेटा, जब रेजिस्टेंस हो, ये टेंस हो, है ना, तो बात हो रही है गुण की। ठीक है। पदार्थ का जो टुकड़ा इस कार्य को करता हो, कौन से कार्य को करता हो बेटा? विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता हो। यानी कि स्पीड ब्रेकर को देखकर आपने ब्रेक लगाए, तो स्पीड ब्रेकर का गुण हो गया आपकी स्पीड को रोकना। लेकिन ये स्पीड गुण किसका था? स्पीड ब्रेकर का। आपके पापा की वजह से आप रुके, पापा का गुण क्या हो गया? आपको रोकना, टोकना, निरकुश लगाना। लेकिन ये रोकना, टोकना, निरकुश लगाने का काम किसने किया? आपके पापा ने। ये है वो प्रतिरोध, ये है वो प्रतिरोध। इसमें से अगर विद्युत धारा जाएगी तो इस विद्युत धारा के प्रवाह को वो रोकेगा। लेकिन ये रोकने का काम ये मार्कर ही कर रहा है ना, लेकिन ये मार्कर है क्या? यही तो है वो प्रतिरोध। प्रतिरोध है ये, और इसके अंदर, है ना, इसके अंदर जो धारा के प्रवाह को रोक रहा है वो इसका क्या हो गया? गुण। तो हमें पढ़ना है, जब रेजिस्टेंस हो तो गुण है, और रजिस्टर हो तो बेटा क्या है? रजिस्टर है तो बेटा वो पदार्थ है। वो क्या है? पदार्थ है ना, वो पदार्थ है। तो हमें यही यही बात यहाँ समझाई गई है कि पदार्थ का वह गुण जो जिसके कारण वह अपने में से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, तब तो आपका रहेगा प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। ये इंग्लिश वाले शब्द पे फोकस करना। टेंस गुण को बताता है। और पदार्थ का वह टुकड़ा जो इस काम को करता है, पदार्थ का वह टुकड़ा जो इस काम को करता है, जो इस कार्य को करता है, उसे प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर कहते हैं। तो ये दो शब्द है, रेजिस्टेंस और रजिस्टर। मैं कहूंगा इंग्लिश वाले शब्द की, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। ये दोनों शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे। आप हिंदी वाले शब्दों पे फोकस कर लेना। पहला शब्द जो है रेजिस्टेंस, ये टेंस आ जाए तो किसको बताएगा? गुण को बताएगा। रजिस्टर आ जाए तो क्या कहेगा? वो पदार्थ है। और पदार्थ के अंदर बेटा क्या होता है? पदार्थ के अंदर गुण होता है जो धारा के प्रवाह को रोकेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर बात करते हैं कि सर इसका सिंबल कैसे होता है। सिंबल देख लेते हैं। प्रतिरोध का सिंबल कैसे होता है, यानी कि रजिस्टर का सिंबल कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। पीछे मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना कि जो बैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन था और जो फ्री होके जब वो मूव करेगा तो रास्ते में आने वाले किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराएगा तो अपनी दिशा बदलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा था बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा था, उसके रास्ते में कोई अन्य इलेक्ट्रॉन टकराया तो उसने दिशा बदल ली। जब बेटा कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा था, उसके रास्ते में कोई अन्य इलेक्ट्रॉन टकराया तो दिशा बदल ली, फिर से इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर से दिशा बदल ली, फिर से इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर से दिशा बदल ली, फिर से इलेक्ट्रॉन टकराया। ये जो दिशा बदल रहा है ना, ये किस वजह से? बाधा की वजह से। और ये बाधा ही किसका सिंबल बन जाएगा? प्रतिरोध का, यानी कि रजिस्टर। क्लियर है? समझ गए? ये इसका सिंबल होता है। प्रतिरोध एक निष्क्रिय, समझ गए बात? दो शब्द है, एक है रेजिस्टेंस और एक है रजिस्टर। रेजिस्टेंस बताता है गुण को, धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है ना, धारा के प्रवाह को बहने से रोकने की कोशिश करता है। और रजिस्टर जो इस काम को करता है, जो पदार्थ का टुकड़ा है वो रजिस्टर। क्लियर है? फिर कहता है कि प्रतिरोध एक निष्क्रिय, दो शब्द होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और इनएक्टिव, तथा द्विपार्श्विक अव्यय है। पहले निष्क्रिय को समझते हैं कि भाई शब्द का क्या मतलब है, निष्क्रिय क्या है। देखो, सक्रिय जो होते हैं ना वो एनर्जी सोर्स होते हैं, वो एनर्जी देते हैं। जैसे मान के चलो आपका वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, सेल है, बैटरी है। सेल और बैटरी से लगा लेते हैं, यहां आपको समझ में आ जाएगा। जो आपकी बैटरी होती है, आप स्विच ऑन करते हो, वो टॉर्च की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये इन्वर्टर बैटरी, ये जो इस रूम में पड़ी है, ये भी तो क्या कर रही है? इस पर मेरे को लगातार एनर्जी, ऊर्जा दे रही है। तो आपकी बैटरी है, जब ऑन करते हो तो आपको लाइट देती है, यानी कि वो क्या है? सक्रिय है, एक्टिव हो गया।
समझ गए मेरी बात को। और एक जो चीज कोई ना तो एनर्जी दे और ना ही एनर्जी ले, यहां हालांकि प्रतिरोध की जो कहानी है ना, वो एनर्जी देता तो है ही नहीं है, लेकिन ये एनर्जी को लेता, ये नहीं कहेंगे ले रहा है, ये एनर्जी को खत्म करता है, एनर्जी को उष्मा के तौर पर ना नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। तो निष्क्रिय बेटा वो होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड ना करे, यानी कि निष्क्रिय को अगर एक शब्द में मैं एक्सप्लेन करूं ना, तो निष्क्रिय बेटा वो होंगे जो ऊर्जा क्या करें, एनर्जी को मतलब आपको ना देते हो और ना लेते हो, निष्क्रिय एलिमेंट वो होते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो रेजिस्टेंस आपका किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी आपको नहीं देगा, कोई भी ऊर्जा नहीं देगा, बल्कि ये ऊर्जा की खपत करेगा, उस खुद से खपत नहीं करेगा भाई, इसकी कुछ की खुद की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे मैं आपको टीच करता हूं तो मैंने कुछ इस बैच का कुछ चार्जेस लिए है ना, तो मैं ले रहा हूं, लेकिन मान के चलो मैं यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी तो करा रहा था ना, तो मैंने ना तो आपको से कुछ लिया ना आपको कुछ दिया, मतलब लेकिन फिर भी मैंने आपका डाटा कंज्यूम किया है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रतिरोध एक निष्क्रिय एलिमेंट है, यानी कि वो ऊर्जा नहीं देता लेकिन ऊर्जा की खपत करता है, ऊर्जा को उष्मा के तौर पर नष्ट कर देता है। फिर एक शब्द है द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल, यानी कि रजिस्टर से करंट चाहे इस दिशा से आए या रजिस्टेंस से करंट चाहे इस दिशा से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धारा के प्रवाह में जितना मान के चलो यहां 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको अपना काम करना है। 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो बेटा ये 5 ओम की बाधा डालेगा, चाहे धारा आप इस साइड से एंटर करवा दो चाहे धारा आप इस साइड से एंटर करवा दो, यानी कि ये द्विपार्श्विक होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्या इन दोनों बातों का मतलब समझ गए? क्लियर है? यानी कि प्रतिरोध आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोध क्या है, सक्रिय है, निष्क्रिय है, सक्रिय भी है, निष्क्रिय भी है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको कहना है कि प्रतिरोध अपना निष्क्रिय है, यानी कि आपको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। प्रतिरोध क्या है, क्या कहेगा, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों है या दोनों ही नहीं, तो आपको कहना है कि ये तो बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशा में एक ही जैसा काम करेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्विक अव्यय है, दोनों साइड से, यह चाहे धारा इस साइड से आ जाए चाहे धारा इस साइड से आ जाए, भाई इसे तो अपना काम करना है, ये तो आपको उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, जो उतनी ही तो विद्युत धारा की रोक टोक करेगा जितनी इसकी खुद की कैपेसिटी है रोकने। क्लियर है? बहुत बढ़िया। प्रतिरोध का प्रतिरोध का प्रतिदात्मक मतलब साइन क्या है डिनोट करने वाले, आर है। प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं जी, प्रतिरोध को डिनोट करते हैं जी आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ये इसका साइन होगा, सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है जी, ओम होता है। ओम को कैसे डिनोट करते हैं, ये वाला साइन ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना, ये 5 ओम, ये ओम है, ये ओम, ऐसा ओम, ये वाला जो ओम होता है ना, ये वाला जो ये साइन है ना, यही साइन यहाँ लगाया है। समझ गए बात को? लेकिन यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करके, क्योंकि ये अपने इंडिया का हो गया और ये थोड़ा सा बाहर फॉरेन वालों ने यूज कर रखा है, ठीक है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है जी, ओम होता है। डिनोट किससे करते हैं, आर से। सिंबल कैसा है, ये वाला सिंबल है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या है, ओम है। प्रतिरोध का सीजीएस, सीजीएस मात्रक, प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक अबो ओम होता है। प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अबो ओम होता है। ऐसा ही मात्रक बोले तो ओम। आपको पता होगा एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक बड़ा होता है या छोटा होता है, पहले बताया था ना मैंने, उसी बात को ध्यान रखना है। एसआई मात्रक क्या है, ओम है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अबो ओम होता है। अब सुन लीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है, भर भर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि एक अबो ओम का मान, बेटा किसका मान, एक अबो ओम का मान कितना होता है, एक अबो ओम का मान 10 की पावर माइनस 9 ओम होता है। एक अबो ओम का मान 10 की पावर माइनस 9 ओम होता है। क्लियर है? 4-5 मोटी-मोटी बातें हैं, फिर बोर्ड को साफ कर दूंगा, आप नोट कर लेना। सबसे पहले 2 शब्द देखने हमें, एक तो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस गुण को बताएगा, पदार्थ का वह गुण जो अपने से धारा के प्रवाह का विरोध करे। एक शब्द है रजिस्टर। रजिस्टर यानी कि पदार्थ का वह टुकड़ा जो इस काम को करता। ठीक है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भी इसका सिंबल इस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, दिशा बदलते रहेंगे, तो ये इसका सिंबल बन गया। 2 चीजें ध्यान रखनी है कि जो प्रतिरोध है वो क्या है, निष्क्रिय, यानी कि कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो निष्क्रिय है, बल्कि ये एनर्जी की खपत करता है, उष्मा के तौर पर नष्ट कर देता है एनर्जी को। फिर बताया कि ये द्विपार्श्विक है, यानी कि दोनों दिशा से सेम ही काम करेगा ये। आपको पता है कि एक डायोड नाम की डिवाइस जो आगे चलकर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में खास करके,
डायोड, डायोड कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा ना, डायोड को जब हम वर्क करते हैं, डायोड कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। मान के चलो अगर इस साइड से करंट आ रहा है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन यही करंट अगर इस साइड से आता तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी कि धारा का प्रवाह यहाँ ज्यादा फ्लो करेगा और धारा की प्रवाह यहाँ कम फ्लो करेगा, यानी फॉरवर्ड बायस में ज्यादा करंट पास होने देगा और रिवर्स बायस में कम करंट पास होने देगा। ये समझो कि भी ये देखो, ये बाधा, ये करंट में ऐसे बाधा डाल दी, तो देखो आपका जो डायोड है वो क्या होगा, आपका डायोड है वो द्विपार्श्विक की तरह काम नहीं करेगा, तो सिर्फ एक साइड से ही अच्छे से काम करेगा, फॉरवर्ड वाइस में ज्यादा करंट पास करने देगा। लेकिन प्रतिरोध के चाहे इस साइड से करंट आए, चाहे प्रतिरोध के इस साइड से करंट आए, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि द्विपार्श्विक अवधि। प्रतिरोध का प्रतिदात्मक चिन्ह क्या है, आर से डिनोट करते हैं। एसआई मात्रक क्या है, ओम। एसआई मात्रक क्या है, ओम। एसआई मात्रक क्या है, ओम। और इसका सीजीएस मात्रक है अबोहोम। सीजीएस मात्रक क्या है बेटा, अबोहोम। और एक अबोहोम क्या बोलेंगे बेटा, एक अबोहोम, एक अबो ओम है ना, अबो ओम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9 ओम के बराबर होता है। ये बस मैंने थोड़ा सा, हालांकि साइन आपको पता है अबो ओम का कैसा है और ओम का कैसा है, लेकिन मैंने ये याद करने के लिए कुछ इस प्रकार से लिख दिया बेटा, एक अबो ओम का मान 10 की पावर -9 ओम के बराबर होता है, क्योंकि आपका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बड़ा होता है, और सीजीएस मात्रक आपका छोटा। क्लियर है, हो जाएगी कहानी यहाँ तक क्लियर, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ जो जो आपको नोट करना है। ध्यान रखना, हिंदी वाले शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे। जो विद्युत धारा के प्रभाव में बाधा डालता है वो तो क्या है आपका, वो है रेजिस्टेंस, और जो इस काम को करता है वो आपका रेजिस्टेंस। क्लियर है, जो बच्चे अब नोट करना चाहे तो रहने दे, जो बच्चे अब नोट करना चाहे वो नोट कर लेंगे, आपके पास 1 से 1.5 मिनट का समय है, फिर आगे चले। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ओम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना। उतना जितना आपने पढ़ा है उतना मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि आपको अच्छे से आता भी होगा। ओम का नियम, अब जब हम विद्युत धारा के बारे में आपको बता रहा था, कांस्टेंट वैल्यू को बता रहा था, तो कुछ इस प्रकार से मैंने रिप्रेजेंट किया, याद आएगा आपको, अब देख आपको याद है, और मैंने मेरे नाम से कुछ रिप्रेजेंट किया था, याद है आपको, क्या किया था सर आपके नाम से, मैंने लिखा था मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर, कौन से 3 अक्षर थे, वीर। कौन से 3 अक्षर थे भी, वीर। ठीक है, मैंने कुछ वहां इस प्रकार से लिखा था बेटा, वीर, VIR, है ना, याद आया आपको, कुछ वीर लिखा था, ये देखो ये रहा वीर, जो हाथ पे लिखा हुआ है, VIR। तब मैंने वहां बताया था बेटा, अगर आपको V का मान निकालना हो तो किसके बराबर आ जाएगा, I इंटू आर आ जाएगा। अगर बेटा आपको I का मान निकालना हो तो आपका क्या आ जाएगा, ये I का मान निकालना तो R डिवाइड करेगा V बटा में R। इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे विद्युत धारा के सेंस में, लेकिन हमें तो यहाँ प्रतिरोध करना है, प्रतिरोध यानी कि R का मान निकालना है। तो बेटा जब हम R का मान निकालेंगे, R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R का मान निकालेंगे तो V बटा में क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। V बटा में क्या आ जाएगा जी, I। यही है जी अपने ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, R इज इक्वल टू वी अपॉन में I। R इज इक्वल टू वी अपॉन में I। क्लियर है, यानी कि R हमने पढ़ा है विद्युत धारा में अच्छे से, वीर, VIR, यानी कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। I का मान निकाला था हमने वहां, R मल्टीप्लाई कर रहा, आगे जाके डिवाइड करेगा V अपॉन में R। इतना हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें तो R निकालना है, प्रतिरोध का मान निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा, वीर वाले इस सेंस से याद कर लो, वीर, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में I। V अपॉन में I, बहुत बढ़िया। अच्छा अब समझना ध्यान से, अब यहां एक चीज तुम देख पा रहे हो कि R है बेटा, जो आपका R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, यहां से सबको मालूम है। लेकिन मैं यहां आपका थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहता हूं, दो चीजें आपने देखी होगी, एक तो देखा है कि R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, R है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, V के, और R है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/I के। इस बात का मतलब क्या है वो समझो, यानी कि इस बात का मतलब है कि अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। वोल्टेज का मान अगर बढ़ता है, अगर वोल्टेज का मान बेटा बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। और यहां हमें क्या लगेगा कि अगर धारा का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटेगा, ये हमें लगेगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बेटा ऊपर वाली बात तो बिल्कुल सही है कि अगर वोल्टेज का मान अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा,
वोल्टेज का मान अगर घटता है तो प्रतिरोध का मान घटेगा। लेकिन बेटा आप नीचे वाली बात पे थोड़ा सा गलत हो गए। नीचे वाली बात पे क्या हो गए, थोड़ा सा गलत हो गए। कैसे गलत कैसे हो गए सर? ये तो व्युत्क्रम का नियम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही बात है। और ये बात तो हम मैथ में भी तो देखते हैं ना, मैथ में नहीं देखते कि अगर मूल्य किसी चीज का बड़ा है, एक मिनट थोड़ा सा समझा दूं, मूल्य अगर किसी चीज का बड़ा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है खपत। मूल्य अगर किसी चीज का बड़ा है, मान के चलो एप्पल का फोन आता है, स्टार्टिंग में बहुत महंगा होता है, तो क्या सभी लोग खरीद पाते हैं? नहीं, उस टाइम खपत बहुत कम होती है। लेकिन जब एप्पल का फोन थोड़ा सा सस्ता हो जाता है तब उसकी खपत बढ़ जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। अब आपने यहां क्यों कह दिया ऐसा कि धारा का मान बढ़ेगा? मैंने कहा धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। अगर धारा का मान घटता है बेटा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये बात यहां गलत क्यों है सर? ये बताइए हमें। बेटा उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस आपको ये बात समझ में आ गई ना, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। अगर ये मतलब पता लग गया तो अब इस बात को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आप ध्यान से देखो बेटा, यहां मैंने जो प्रतिरोध लिया था, यहां बेटा जो मैंने प्रतिरोध लिया था वो कितने ओम का लिया था? 5 ओम का लिया था। अब मेरी बात सुनना, इस 5 ओम का मतलब क्या है कि भाई ये इसके अंदर कैपेसिटी है कि भाई ये 5 ओम तक का प्रतिरोध लगाएगा। उस ब्रेकर की जैसे रोड पर क्या होते हैं, छोटे ब्रेकर होते हैं, तो उसको तो ना लोग वैसे इग्नोर करके उनसे ऊपर से तेज थोड़ा सा झटका सा लगता है। लेकिन कभी कभार हमने देखा है बहुत बड़े ब्रेकर होते हैं तो ब्रेक लगाने ही पड़ते हैं। घर पे अगर आपके भाई ने आपकी बहन ने रोका कि बेटा भाई इतनी लेट नाइट नहीं जाते, तो आप रोकोगे क्या? छोटा सा ही पड़ता। लेकिन यही डांट डांट आपके पापा ने मारी हो, आप वहीं खड़े के खड़े वहीं जाम हो जाओगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये 5 ओम बताता है कि भाई ये कितनी कैपेसिटी तक करंट को होल्ड कर सकता है। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि पहले जो करंट था वो 5 एम्पियर आ रहा था, अब करंट 10 एम्पियर आ रहा है, फिर करंट 20 एम्पियर आ रहा है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ये तो कैपेसिटी इसकी 5 ओम की, ये नहीं बदलने वाली। यानी कि धारा का मान पहले 5 ओम एम्पियर था, फिर 20 एम्पियर है या 10 एम्पियर है, क्या इस प्रतिरोध का मान बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। बस यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन तो बन रहा है, लेकिन इस बात का मतलब कतई ये नहीं होगा कि धारा का मान बढ़ने पर, किसका मान बेटा? धारा का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाएगा, या धारा का मान घटने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या कहता है? प्रतिरोध का मान हमेशा फिक्स रहता है। यानी कि या तो वो 5 ओम का है, 10 ओम का है, 15 ओम का है, वो जितने भी ओम का है उतनी ही कैपेसिटी के करंट को होल्ड करेगा। या फिर ये कहेंगे कि अगर बेटा धारा का मान बढ़ता भी है, मान के चलो किसी सर्किट में से धारा का मान बढ़ता है तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। वो 5 ओम का है तो 5 ओम का ही रहेगा, 10 ओम का है तो 10 ओम का रहेगा। अगर डांट आपके भाई ने मारी हो तो उस डांट का कितना महत्व है ये आप समझते हो। वही डांट बेटा अगर आपके पापा ने मारी है, दादा ने मारी है, उस डांट के महत्व को आप समझते हो। यानी कि भाई ने जो डांट मारी है वो 2 ओम की है, तो 2 ओम की कैपेसिटी तक की है। पापा ने जो डांट मारी है वो 20 ओम की है, दादा ने जो डांट मारी है वो 30 ओम की है, तो उसकी वैल्यू फिक्स है। यानी प्रतिरोध का मान फिक्स होता है, नियत होता है। लेकिन धारा के मान के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ता है, फिर हम कहेंगे वोल्टेज बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। वो बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, धारा के मान के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्लियर हो गई? ओम के नियम की कहानी क्लियर है? तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे आ रहे थे, मेरे नाम की स्टार्टिंग की थी मैंने वी आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। यहां से अगर हम आई निकालते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपन में आर। ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं था। हमें करना था प्रतिरोध यानी कि आर। आर का मान निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपन में आई। इस बात का मतलब है कि आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। इस बात का मतलब ये है कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। हालांकि जो आर है वो खुद एक नियंतांक है, आर है वो खुद एक क्या है? नियंतांक है। जब इस नियंतांक को हटाते हैं ना तो बटा में आई आता है। ये बात आपको मैं बताऊंगा और शायद मैंने पीछे बता भी दी है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो किसके? 1 अपॉन में आई। इस बात का मतलब ये नहीं कि धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या होता है? फिक्स होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है? फिक्स होता है। तो यहाँ लिख भी रखा है कि V अपना क्या है? वोल्टेज है। V अपना वोल्टेज है और I अपनी क्या है जी? I अपनी धारा है। I अपनी क्या है? धारा है। क्लियर है? क्लियर होगी ये बात? बहुत बढ़िया। अब यहाँ नीचे एक लिख रखा है कि 1 ओम यदि पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो,
ऊपर वाली बात को बहुत ध्यान से देखना है। आर इज इक्वल टू क्या था बेटा, आर इज इक्वल टू था वी अपॉन में आई। आर इज इक्वल टू क्या था, वी अपॉन में आई। ये कह रहा है कि यदि पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब वोल्टेज, वो तो क्या हो, विभवांतर तो हो अपना जी कितना, 1 वोल्ट, विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट का विभवांतर लग रहा हो, 1 वोल्ट का विभवांतर लग रहा हो, ठीक है। तथा उसमें से 1 एम्पियर की, कितने एम्पियर की बेटा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, विद्युत धारा कितनी फ्लो हो रही हो जी, 1 एम्पियर की विद्युत धारा फ्लो हो रही हो, 1 वोल्ट तो है ना विभवांतर लग रहा हो, 1 एम्पियर की विद्युत धारा फ्लो हो रही हो, प्रभावित की जाए तो पदार्थ का प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। जो हमने इसकी एसआई यूनिट देखी है ना, कौन सी देखी थी, ओम। इस ओम के मायने बता रहा है कि ओम क्या होता है। तो ओम के मायने बता रहा है कि जब आपके किसी भी सर्किट के दो सिरों के बीच के विभवांतर तो 1 वोल्ट हो और उसमें से विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर फ्लो हो रहा हो, तब उस सर्किट को कुछ हम बोलेंगे कि इनके बीच 1 ओम का प्रतिरोध लग रहा है। तो आपका जब वोल्टेज 1 वोल्ट हो, है ना, दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस सिरों के बीच 1 एम्पियर की अगर धारा बह रही हो, तब हम कहेंगे कि उस प्रतिरोध में कितना ओम का करंट है, 1 ओम, सॉरी कितने ओम का प्रतिरोध है, हम कहेंगे 1 ओम का प्रतिरोध है। तो 1 ओम की डेफिनेशन यहां बताई गई है, जो पेपर में पूछी जाती है कि 1 ओम की डेफिनेशन के तौर पर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब हम कहेंगे 1 ओम जो प्रतिरोध रहेगा वो रहेगा किसी भी पदार्थ के सिरों के बीच 1 वोल्ट, किसी भी पदार्थ के सिरों के बीच 1 वोल्ट की तो क्या हो, हिंदी में लिख देता हूं, किसी भी पदार्थ के सिरों के बीच में 1 वोल्ट का तो क्या हो, विभवांतर हो, 1 वोल्ट का तो क्या हो जी, विभवांतर हो, और उन सिरों में से 1 एम्पियर, कितने एम्पियर की जी, 1 एम्पियर की विद्युत धारा अगर फ्लो हो रही हो, तब हम कहेंगे कि उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम है। तो 1 ओम की डेफिनेशन को कुछ यहाँ इस प्रकार से रिप्रेजेंट, सिंबल से रिप्रेजेंट करूं तो 1 ओम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, कुछ इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर होता है, ओम के बराबर होता है। तो ओम को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, ओम इज इक्वल टू वोल्ट, वोल्ट पर मतलब नीचे जाएगा एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ये वही बात है जो घुमा फिरा के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनमें से कोई एक बात आपके एग्जाम में आ सकती है कि 1 ओम किसके बराबर होता है, तब कहेंगे 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर होता है, ओम के बराबर होता है। या फिर इसको डेफिनेशन के तौर पर कहेंगे कि किसी भी पदार्थ के सिरों के बीच में जब विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित की जाए, तो उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम होगा। उस पदार्थ का प्रतिरोध कितना होगा जी, 1 ओम होगा। क्लियर है, या थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ये कुछ एक स्लाइड में ऑलरेडी बना चुका हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में ना इस वीर कॉन्सेप्ट जो लोगो दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा सा हल्का कर ले, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, इसको नोट कीजिए, ओम के नियम यही था। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब है अंतरराष्ट्रीय ओम। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, हल्के में मत लेना, और बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। जो अभी आपने पढ़ा है वो बहुत आसान है। सबसे पहले प्रतिरोध, रेजिस्टेंस और रजिस्टर, दो शब्द आए थे। रेजिस्टेंस मतलब गुण को बताता है कि पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रभावित विद्युत धारा का विरोध करे। रजिस्टर पदार्थ का वह टुकड़ा है जो इस काम को करता है। फिर हमने इसका प्रतीक देखा, प्रतीक में पहले हमने देखा कि आर से डिनोट करते हैं, सिंबल कुछ इस प्रकार से है। फिर हमने देखा कि एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक अपना है ओम, और सीजीएस मात्रक क्या है, अबोहोम। एक अबोहोम की वैल्यू, एक अबोहोम की वैल्यू हमने देखा कि 10 की पावर -9 ओम के बराबर है। फिर हमने देखा कि भाई ये प्रतिरोध है वो ओम के नियम की तरफ लेके जा रहा है। ओम के नियम के अनुसार हम आर इज इक्वल टू क्या कहेंगे, वी अपॉन में आई। लेकिन वहां में नोटिस करना है कि धारा के मान को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा नहीं, क्योंकि आर है प्रतिरोध है, उसका मान फिक्स होता है कि वो कितनी कैपेसिटी तक के करंट को होल्ड कर सकता है। फिर हमने देखा कि भाई जो आई का मान अगर बढ़ेगा तो ये कह सकते हैं कि वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। क्लियर है, यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ओम क्या होता है आखिरकार। तो अंतरराष्ट्रीय ओम को कुछ इस प्रकार से, पता है क्या होता था, पहले क्या होता था कि भाई जो धारा के प्रवाह में जो टुकड़ा है, जो धारा के प्रवाह में बाधा डाल रहे हैं, इसकी वैल्यू को अलग अलग जगह से अलग अलग
वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। जैसे मान के चलो कि हम ऐसा ही मात्रक बना देते हैं कुछ एक, ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल मापक मापदंड बना देते हैं। जैसे हम अपने यहाँ इंडिया में अगर 1 किलोग्राम वजन को अगर तोलेंगे तो इसमें 1000 ग्राम होंगे। तो अगर हमने यहाँ 1 किलोग्राम को तोला है, तो हम अगर पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, अमेरिका में, ब्रिटेन में कहीं भी जाकर अगर 1 किलोग्राम को तोलेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा? 1000 ग्राम ही होगा। यानी कि पूरे विश्व में मापदंड में तोल के 1 किलोग्राम को हमने 1000 ग्राम के बराबर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ठीक उसी प्रकार से विद्युत के समान एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो वहां जो इक्विपमेंट बना रहे थे तो वो प्रतिरोध धारा के प्रभाव में बाधा डाल रहा है। वो प्रतिरोध का मानना हम इंडिया वाले तो बता रहे थे भी इसकी वैल्यू 5 ओम है, लेकिन वहां अगर मान के चलो यही प्रतिरोध फिर यूएसए में चला गया, यूएसए में चला गया तो वहां उन्होंने कहा कि भी इसका मान तो 4.9 है, आप कह रहे थे 5.9, 5 अगर 5 ओम है, वो कह रहे हैं 4.9 है। इस वजह से हुआ मतलब डिफरेंसेस इस वजह से हुआ कि उनका मापदंड कुछ और वैल्यू पे सेट है, हमारा मापदंड कुछ और वैल्यू पे सेट है। तो इस वजह से अंतरराष्ट्रीय ओम एक ऐसा मापदंड बना दिया गया कि भाई किसी भी देश में अगर प्रतिरोध को लेंगे तो सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय ओम की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इसकी वैल्यू को बनाएंगे। अगर उस वैल्यू को बनाते हैं तो इंडिया में अगर 5 ओम है तो यूएसए में भी वो 5 ओम का ही शो होगा। समझ गए मेरी बात को कि अंतरराष्ट्रीय ओम क्यों बनाया गया? तो कैसे बनाया गया? एक अंतरराष्ट्रीय ओम का प्रायोगिक मान पारे के स्तंभ से, कहां से लिया गया बेटा? पारे के स्तंभ से, पारे के स्तंभ से परिभाषित किया गया है। ये हो गया पारे का स्तंभ। ये क्या हो गया जी? पारे का स्तंभ हो गया। ठीक है, इस पारे के स्तंभ की जो लंबाई है वो कितनी है? 106.3 सेंटीमीटर। याद कर लेना। हालांकि पूछा सिर्फ ये गया है कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है, ये मान होता है, ये ही पूछा गया है। लेकिन मैं जो बाकी चीजें जो बता रहा हूं उस पर भी थोड़ा फोकस कर लेना। कौन कौन सी चीजों पर? कि सबसे पहले कि अंतरराष्ट्रीय ओम को किस स्तंभ से डिसाइड किया गया? पारे के स्तंभ से डिसाइड किया गया। तो उस पारे के स्तंभ की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे उस पारे के स्तंभ की लंबाई है 106.3 सेंटीमीटर। उस पारे के स्तंभ की लंबाई कितनी है? 106.3 सेंटीमीटर है। कितनी है जी? 106.3, 106.3। और याद करना भी आसान है, 6 और 3 आया है, 100 से ज्यादा 106.3। और उस पारे के स्तंभ का जिसकी लंबाई 106.3 है उसका वजन कितना है? तो हम कहेंगे 14.4521, 14.4521 ग्राम है। यानी कि ऑलमोस्ट कितना है? 14.5 ग्राम है। 14.4521 ऑलमोस्ट कितना है भाई? 14.45 है, 14.50 होता तो हम कहते हैं 14.5 ग्राम है। तो अंतरराष्ट्रीय ओम को किससे डिसाइड किया गया? पारे के स्तंभ से, जिसकी लंबाई कितनी है? 106.3 सेंटीमीटर। और उस पारे के स्तंभ का वजन कितना है? 14 पॉइंट, यानी कि ये पदार्थ का वो टुकड़ा है, ये पदार्थ का वो टुकड़ा है जो विद्युत धारा के प्रवाह को बाधा डालेगा। इसी पदार्थ के टुकड़े को हमने फिक्स कर दिया, ये मान लो वो टुकड़ा है। इसके बेस पे आगे किसी मैंने कोई और प्रतिरोध लिया, और कोई प्रतिरोध, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है, और कोई प्रतिरोध लिया तो मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा भाई इस टुकड़े का जो प्रतिरोध है वो अंतरराष्ट्रीय ओम के अनुसार, मापदंड के अनुसार इतना है, जिसकी लंबाई 106.3 सेंटीमीटर है, जिसका वजन 14.4521 ग्राम है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या फिक्स होना चाहिए? उसके लिए ये है जो पृष्ठ क्षेत्रफल, नियत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स होना चाहिए। यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये बदलनी नहीं चाहिए। इसका जो, क्योंकि आपको पता है ना, जो आपके कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? सर्कुलेटिंग शेप में गोल तार होती है ना। तार तो आपको हमेशा क्या होता है? गोल ही होता है, चाहे कितना ही पतला हो। चाहे जैसे ये रहा, ये चाहे कितना भी पतला तार है, इससे भी पतले तार हो सकते हैं, लेकिन इसकी शेप कैसे होगी? राउंड शेप होगी, गोलाकार शेप होगी। तो कह रहा है कि इसकी जो शेप है, इसका जो साइज है ना, और जिसका वजन 14.4521 है, जिसकी लंबाई 106.3 सेंटीमीटर है, उसी पारे के स्तंभ को हमने क्या बोल दिया? अंतरराष्ट्रीय ओम के नाम से रिप्रेजेंट किया है। तो हमसे पूछा जाता है मापक की नई प्रणाली के अनुसार एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान कितना है? तो वो है 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। कितना है? 1.00049 एब्सोल्यूट ओम, 1.00049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर है। क्लियर है ये बात? तो हमसे पेपर में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय ओम को किस स्तंभ से डिसाइड किया गया है? तो पारे के स्तंभ से। उसकी लंबाई कितनी है? 106.3 सेंटीमीटर। उसका वजन कितना है? 14.4521 ग्राम। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसकी जो कंडक्टर की लंबाई है ना, उस चालक तार की, पारे के स्तंभ की लंबाई है
उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, नियत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय ओम। और उस अंतरराष्ट्रीय ओम की जो मान है वो कितना है, 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। लिख देता हूं, एक अंतरराष्ट्रीय ओम, एक इंटरनेशनल ओम, अंतरराष्ट्रीय ओम किसके बराबर होगा, 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। इसके बराबर होगा जी 1.00049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर होगा। क्लियर है, ये हो गई जी ओम की अब तक की कहानी। ठीक है, अभी तक तो जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रतिरोध होता है वो दो शब्द से स्टार्ट किया था हमने। एक तो किया था जी रेजिस्टेंस से, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को, फिर आगे चलेंगे। देखो इसमें भी पूरे शब्द नहीं लिख रहा मैं। एक तो किया था हमने रेजिस्टेंस से, ये शॉर्ट वाले फॉर्म पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस से हमने स्टार्ट कैसे किया था, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस किसको बताता है जी, रेजिस्टेंस बताता है गुण को, कि पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रभाव में क्या डाल दे, बाधा डाल दे। एक शब्द देखा जी हमने रजिस्टर, वो क्या होता है, वो खुद पदार्थ होता है, पदार्थ का वह टुकड़ा जो धारा के प्रभाव में बाधा डालने का काम करता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि इस प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर नाम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस प्रकार से हम धारा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से धारा को आई से, तो प्रतिरोध को आर से और वोल्ट को वी से। फिर हमने देखा कि प्रतिरोध का सिंबल तो कुछ इस प्रकार से है, जो धारा के प्रभाव में क्या डाल रहा है जी, बाधा डाल रहा है, ठीक है। फिर हमने पाया कि जो V इज इक्वल टू होता है वो आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I हो जाएगा। और यहाँ इस बात पे फोकस करना है कि धारा के मान के बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता नहीं है, क्योंकि R का मान क्या होता है, फिक्स होता है। और फिर हमने देखा अंतरराष्ट्रीय ओम है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम पारे के स्तंभ से जिसके लंबाई 106.3 सेंटीमीटर, जिसका वजन 14.4521 और जो अंतरराष्ट्रीय ओम से रिप्रेजेंट करता है, जिसकी फिक्स नियत मान का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए, तब हम इसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय ओम। और एक इंटरनेशनल ओम, अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर होता है 1.00049 ओम के बराबर, एब्सोल्यूट ओम के बराबर। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। ठीक है, नोट करने का मैं टाइम उन बच्चों को लिए दे रहा हूं जो कह रहे हैं कि हमें खुद के नोट्स बनाने हैं, और जो बच्चे सिर्फ वीडियो को देख के पीडीएफ को रीड आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे चलते। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रतिरोध के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, रजिस्टर। कि प्रतिरोध के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, प्रतिरोध के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उसके ऊपर ये विचार करवा। तो देखो, कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज हो, चाहे ये जरूरी नहीं कि प्रतिरोध की बात हो, कोई भी चीज हो, जैसे मैं कहूं कि भी आज के टाइम में शिक्षा, तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित कब नहीं रहेगा, जब शिक्षा सरलता और सस्ती और सरलता से मिल जाए। तो कोई भी बच्चा, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाला बच्चा, चाहे अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसके लिए शिक्षा लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं कहूं कि हर लोगों के लिए बताइए कि भाई कोई भी चीज मान लीजिए, हर लोगों के लिए गैस सिलेंडर की बात कर लो, कब हर घर में गैस सिलेंडर हो सकता है, तब आप कहोगे कि भी एक तो बहुत इजीली पहुंचो और सस्ता और मतलब आसानी से मिल जाए, तभी तो वो आपके लिए हर घर में गैस सिलेंडर हो सकता है। अब मान के चलो हर घर में इजीली रीच का मतलब क्या है, अभी मान के चलो कोई दूर कोई रिमोट एरिया में रहता हो, तो वहां तक अगर मान के चलो कोई डिलीवरी जाती ना हो गैस सिलेंडर की, तो बताओ उसके घर में गैस चूल्हा किस काम का है। समझ गए मेरी बात को। तो कोई भी चीज का पहला गुणधर्म यही होना चाहिए कि वो सस्ता हो और सरलता से उपलब्ध हो जाए। यानी कि मार्केट में जाए तो बेसिक से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे अगर जाके हम कहें भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर दे दो, तो वो कहे कि भाई कितने के कौन सा दो, कार्बन में, वैसे आगे जब पढ़ोगे, अभी मैं यहाँ मिक्स नहीं कर रहा वरना खिचड़ी पक जाएगी। बस आप यही सोच लो कि भाई वो, क्योंकि मैं यहाँ आपको कहता कि कलर कोडिंग के अनुसार मांगो ये वे, ऐसे नहीं, वो कहे बताओ भाई कितने ओम का दूं। समझ गए मेरी बात को। यानी कि कोई भी छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाके आपको प्रतिरोध मिल जाए। तो पहला गुण क्या हो गया, सस्ता हो, और दूसरा क्या कहेंगे, सस्ते के साथ क्या हो, सस्ते के साथ सरलता से उपलब्ध हो, तो वो प्रतिरोध का सबसे पहला और बेसिक गुण। ठीक है, दूसरा कहता है कि प्रतिरोध की वाट क्षमता अधिक होनी चाहिए।
वाट क्षमता अधिक होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे समझो, कभी कभार ऐसे नहीं होता, कभी कभार जैसे मैं एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से बताता हूं आपको। भाई आज आप इलेक्ट्रिकल थ्योरी ना बहुत डिटेल से और डीपली कर रहे हो, और हो सकता है कि पेपर में ना बहुत ऊपर ऊपर से बेसिक सी बातें आपसे पूछ ले कि बताइए प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है, प्रतिरोध का सिंबल क्या है, ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन, धारा को किस में मापते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि 75 नंबर की थ्योरी में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाए जो पलक झपकते ही आप उत्तर दे दो। तब आप कहोगे कि यार इतना डीप पढ़े फिर क्या फायदा हुआ। अरे भाई फायदा उसके लिए है कि अगर मान के चलो एग्जामिनर की बुद्धि घूम जाए, दिमाग घूम जाए, और वो कहे कि भाई अब देखता हूं कौन बंदा लग पाता है, मैं तो उसी बंदे को लगाऊंगा जिसको नॉलेज अच्छा हो, तो बताइए पढ़ा हुआ काम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से मान के चलो आपने बहुत बड़े ग्राउंड में क्रिकेट खेला है, तब आपकी शॉट की जो कैपेसिटी है, लंबे शॉट लगाने की कैपेसिटी है, अगर आपको किसी दिन छोटे ग्राउंड में खिला दिया तो बेटा आप छक्के पाओगे, चौके पाओगे। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी छोटे ग्राउंड में खेलने की है, तो आप बड़े ग्राउंड में कहां से छक्के लगा दोगे। तो ठीक उसी प्रकार से प्रतिरोध की वाट क्षमता क्षमता अधिक से अधिक होनी चाहिए। अगर मान के चलो ज्यादा वाट क्षमता का प्रतिरोध है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो कम विद्युत धारा पर भी काम कर जाएगा। लेकिन मान के चलो अगर विद्युत धारा ज्यादा आती हो और आपकी जो वाट क्षमता है वो कम हो, तब आपका प्रतिरोध किसी भी काम का नहीं है। यानी कि किसी भी प्रतिरोध की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक हो, सस्ता व सरलता से उपलब्ध हो, और वाट क्षमता उसकी क्या हो, अधिक से अधिक हो। ठीक है। जिस प्रतिरोध का व्यास कम होता है उसकी वाट क्षमता कम होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर किसी प्रतिरोध का व्यास बोल दो या उसकी मोटाई बोल दो, है ना, मोटाई बोल दो। अच्छा, व्यास से फिर एक शब्द आया, व्यास का एक छोटा पार्ट त्रिज्या होता है, व्यास या मोटाई दो ही शब्द लूंगा मैं, त्रिज्या भी लिख सकता था, व्यास बोलो, व्यास बोल दिया यार मैंने, मैथ वाली फीलिंग से लिख लो। देखो बेटा किसी भी प्रतिरोध का अगर व्यास हो या उसकी क्या बोलूं मैं, मोटाई, जैसे त्रिज्या भी ले सकता था, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेटा अगर ज्यादा होगी व्यास या मोटाई, अगर उसकी ज्यादा होगी तो उसकी वाट क्षमता, कौन सी क्षमता जी, वाट क्षमता भी क्या होगी, वाट क्षमता भी उसकी ज्यादा होगी, वाट क्षमता भी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बात को समझना। अगर कोई तार, अगर कोई तार पतला है, अगर कोई तार पतला है तो इसकी वाट क्षमता कम है, अगर कोई तार पतला है तो उसकी वाट क्षमता कम है, अगर कोई तार मोटा है तो उसकी वाट क्षमता ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा घर में कुछ पावर प्लग, है ना, अब मैं तुमको कैसे दिखाऊं, ये इन्वर्टर का, ये देखो तार पावर प्लग लगा है, कैमरा डिसाइड करूंगा ना तो आज सफाई नहीं कर रखी, कचरा वचरा बहुत फैला पड़ा है, ठीक है, बोर्ड भी लगे पड़े इधर, है ना। तो समझो आप, ये तार निकल जाएगा क्या, पावर प्लग, कहीं बोर्ड ही बंद हो जाए अपना, कोशिश करता हूँ निकालने की। ये रहा, ये देखो, ये रहा, एक तो ये तार देखो भाई, तो ठीक है, और एक ये तार देखो, ये देखो बहुत पतला तार है ना, इसकी मोटाई क्या है, कम है, इसकी वाट क्षमता कम है, तो मेरी जो ये बोलने की है 20 dB, है ना, डीबी में मापते हैं ना, डेसिबल, तो 20 30 40 50, 50 वाली बोलूंगा तो आपको लगेगा सर तो पगला गए हैं, चीख रहे हैं, लेकिन इसकी वाट क्षमता ज्यादा है, तो वाट क्षमता ज्यादा है तो ये कितने पे चलता है मेरा बोर्ड, 200 वोल्ट मिनिमम, और 350 400 तक की ये कैपेसिटी, तो इसके लिए ज्यादा मोटी तार, वाट क्षमता इसकी ज्यादा। समझ गए मेरी बात को, यानी कि जिस तार का व्यास मोटाई ज्यादा होगी उसकी वाट क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, सस्ता व सरलता से उपलब्ध हो, और उसकी वाट क्षमता क्या हो, वाट क्षमता उसकी ज्यादा हो, अधिक होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, तापमान से प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि भाई आज अगर ठंडक है, आज अगर ठंडी है तो प्रतिरोध का मान कुछ और दिखाए, और कल अगर गर्मी हो जाए तो फिर प्रतिरोध का मान कुछ और दिखाए, क्योंकि ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, विद्युत धारा के प्रवाह जब होगा तो इसमें से करंट का आदान प्रदान होगा तो एनर्जी क्रिएट होगी, एनर्जी क्रिएट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊर्जा बनेगी, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, एनर्जी के, जितना कार्य करेंगे उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। मैं जितनी देर तक यहाँ बोलूंगा दौड़ूंगा, है ना, तो मेरे अंदर से एनर्जी लगेगी और मेरे तापमान बढ़ेगा। तो प्रतिरोध भी इसके अंदर से करंट जाएंगे, विद्युत धारा जाएगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये ना हो कि टेम्परेचर बढ़ने पर ये कोई अलग मान शो कर जाए। कहने का भाव बात यह है कि तापमान से इस पे कोई प्रभाव ना पड़े, तापमान बढ़े घटे इसका मान फिक्स होना चाहिए।
और उसका, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता बढ़ता रहता है, जिससे से आगे चलकर इसके गुण धर्म आएंगे, जिसको हम बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटे, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध भी बढ़े, वो आगे आएंगे। लेकिन बहुत ही कम पॉसिबल है कि तापमान बढ़ने पर प्रभाव ना पड़े, लेकिन दो एक ऐसे हैं जिन पे तापमान बढ़ने पर बहुत कम ही प्रभाव पड़ता है। बेस्ट उसमें कौन सा? मैग्नीन। बेस्ट कौन सा है बेटा? मैग्नीन। मैग्नीन सबसे बढ़िया है, जिसके तापमान बढ़ने पर इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध फिक्स रहता है। और दूसरा कौन सा है? कांस्टेंट। कौन सा है? कांस्टेंट। मैग्नीन का ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है। मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है 0.00000, 5 बार 0 फिर 2 प्रति डिग्री सेल्सियस। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये बेटा, अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध इतने डिजिट पे जाके प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर मान के चलो 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर 2 ओम बढ़ जाता या 2 ओम घट जाता, तो हम कहते हैं कि 1 डिग्री तापमान पर 2 ओम का प्रभाव पड़ता है। तो 2 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 2 डिग्री पर 2 दूनी 4, ये 5 ओम और ज्यादा बदल गया। 4 डिग्री पर 10 हो जाए, ऐसा कुछ हो। लेकिन मैग्नीन का ना 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो उस पे 0.0000002 प्रति डिग्री सेल्सियस, इतना ही प्रतिरोध का मान कम ज्यादा होता है ना। मतलब प्रतिरोध का मान इतने कम डिजिट पे जाके इतने कम प्रभाव पड़ता है। इस वजह से मैग्नीन को बोला गया है कि ये बहुत अच्छा प्रतिरोध है, क्योंकि इसके ऊपर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है। और ये कैमरा कभी कभार ना, मतलब वो हो जाता है ना, कभी कभार, मतलब क्या कहते हैं उसे, ब्लर सा हो जाता है ना स्क्रीन। वो इस वजह से हो जाता है, बीच में से ना कभी कभार मक्खी गुजर जाती है, तो कैमरा उसी पे फोकस कर लेता है, मेरे को भूल जाता है। ठीक है, समझ गए? तो प्रतिरोध के गुण क्या है? सस्ता व सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, प्रतिरोध की वाट क्षमता अधिक होनी चाहिए, व्यास मोटाई ज्यादा होगी तो वाट क्षमता भी ज्यादा होगी, तापमान से प्रभावित ना हो, बहुत कम ही चांस है। लेकिन मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन इसके दो एग्जाम्पल है। मैग्नीन का जो तापमान का प्रभाव पड़ेगा वो 0.5 बार 0.2 प्रति डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है प्रतिरोध के प्रकार। हालांकि यहाँ से बहुत कम चांस है कि पेपर में कोई क्वेश्चन आता हो, लेकिन अपने सिलेबस का हिस्सा है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी पढ़ देंगे, इसमें कोई खास चीजों पे आपको फोकस नहीं करना। प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जब इसके चैप्टर में थोड़ा आगे जाएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रतिरोध को हम पढ़ेंगे, लेकिन मेनली दो प्रकार के प्रतिरोध हम देखते हैं। पहला जो प्रतिरोध है वो कौन सा है? कार्बन प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध कौन सा है? कार्बन प्रतिरोध है। और दूसरा प्रतिरोध कौन सा है? वायर बाउंड प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड प्रतिरोध। हालांकि इनको आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो कार्बन प्रतिरोध होता है ना बेटा, वो आकार में छोटा होता है। कार्बन प्रतिरोध आकार में क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अगर छोटा होगा तो बताइए उसकी वाट क्षमता भी क्या होगी? उसकी वाट क्षमता भी सर कम होगी। अगर वाट क्षमता कम होगी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जिसकी वाट क्षमता कम होती है ना, वो उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। आकार में छोटा होगा, वाट क्षमता क्या होगी? वाट क्षमता इसकी कम होगी, परंतु इसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात मैं पिछले पेज पे लिख दूंगा, प्रतिरोध क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो सेम तीनों के तीनों पॉइंट, तीनों के बेटा तीनों, ये तो पूरा हिल जाए, तो बात पूरी फिर से लिखनी पड़ेगी। चलो मैं सोच रहा था इसको यहाँ से लिख के कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो बेटा इसका आकार क्या होता है? बेटा इसका आकार क्या होता है? सर इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा होता है। जिसका आकार छोटा हो, जिसका आकार छोटा हो, मैंने बताया था ना, व्यास और मोटाई जिसकी कम हो, तो उसकी वाट क्षमता क्या होगी? उसकी वाट क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन जिसकी वाट क्षमता कम हो तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध उसका ज्यादा होता है। वाट क्षमता जिसकी कम हो उसका प्रतिरोध क्या होता है बेटा? उसका प्रतिरोध ज्यादा यानी कि उच्च होता है। ठीक है, और इसको कहाँ यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल। अच्छा सुनो मेरी बात, आकार जब छोटे छोटे इक्विपमेंट कहाँ देखते हो आप? बड़े बड़े इक्विपमेंट किस में देखते हो? बड़े बड़े इक्विपमेंट देखते हो आप इलेक्ट्रिकल वर्क में। जैसे बड़े बड़े टावर लाइन है ना, 765 केवी की लाइन आती है, तो ट्रांसफॉर्मर भी बड़े बड़े हैं, है ना।
इंसुलेटर भी बड़े बड़े हैं, कप है ना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी होती है। और छोटे छोटे इक्विपमेंट कहाँ देखते हो आप, जैसे ये मेरा बोर्ड लगा है, इस बोर्ड को जब खोलोगे ना तो पीछे एक जाल सा दिखेगा, आईसी चिप दिखेगी, उस आईसी चिप पे ना बहुत छोटे 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 बहुत सारे इक्विपमेंट दिखेंगे, यानी कि छोटे इक्विपमेंट लगे तो इसके अंदर भी रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर भी होंगे, है ना, आईसी चिप के तौर पर बहुत सारी चीजें लगी होगी उस आईसी चिप पे, लेकिन वो उनका आकार क्या होगा, छोटा होगा। जब आकार छोटा होता है ना तो बेटा वो चीजें हम कहाँ देखते हैं, वो चीजें हम देखते हैं अपने किसमें, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, इसमें देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में देखते हैं। लेकिन जब आकार बड़ा हो, यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे कि भाई इसका आकार क्या होगा, आकार इसका बड़ा होगा। अगर आकार बड़ा होगा तो वाट क्षमता भी क्या होगी, वाट क्षमता भी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि मोटाई और तिर्जा, मोटाई या फिर व्यास अगर ज्यादा हो तो वाट क्षमता भी ज्यादा होती है। और फिर जब ज्यादा मोटाई होगी किसी चीज की तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। इसका आकार क्या होगा, आकार में ये बड़े होंगे तो वाट क्षमता भी क्या होगी बेटा, वाट क्षमता भी बड़ी होगी, और प्रतिरोध उसका क्या होगा, प्रतिरोध भी उसका कम होगा। और जब डिवाइसेस का आकार बड़ा हो तो हम किस में यूज करते हैं, उनको हम यूज करते हैं जी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। इसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं, है ना। यानी कि ये तो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ लेंगे, यहाँ कोई वो नहीं है, और इसको यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिकल में। अच्छा सुनो, जब आकार छोटा होगा, जैसे ऐसे समझो कि एक भीड़ी सी गली है, एक भीड़ी सी गली है और उसमें से बारात गुजरनी है, तो उस गली भीड़ी सी गली है, बारात गुजरनी है, तो भाई ऐसे गुजरेंगे ना, भाई ऐसे करते हैं, दो दो व्यक्ति चले जाओ, है ना, उसके पीछे दो दो लंबी ऐसे लाइन बना लो, समझ गए मेरी बात को। तो यानी कि भीड़ी गली है तो पतली सी गली है, तो लोगों का जो आना आवागमन है, जैसे समझो कि सामने से एक बाइक आ रहा है तो इस साइड, गली के इस साइड बाइक वाले को वेट करना पड़ेगा, भाई पहले वो बाइक जाएगा फिर मैं जाऊंगा, और फिर मैं जैसे मैं यहां से निकलूंगा तो आवाज मार दूंगा आगे से, भाई रुक जा भाई, मेरे को भी जाना है, मेरे को आने दे पहले, समझ गए मेरी बात को। यानी कि जब आपका आकार छोटा होगा तो उसमें से फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, बहुत कम होगा। और मान के चलो कोई आकार बड़ा हो, एक घर में पतली सी पाइप हो उसमें से पानी थोड़ा कम निकलेगा, और घर में एक मोटी पाइप है उसमें से पानी क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, समझ गए मेरी बात को। यानी कि आकार छोटा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा, वाट क्षमता भी कम होगी और प्रतिरोध ज्यादा होगा। लेकिन आकार बड़ा होगा, उस तार का बड़ा तार होगा, ये दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो उसकी वाट क्षमता भी ज्यादा होगी और उसमें से करंट बहुत ज्यादा से निकलेगा, तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। यानी कि मैं कुछ ये कह सकता हूं कि प्रतिरोध है ना, वो बिल्कुल विपरीत होता है किसके, धारा के, किसके विपरीत होता है, धारा के। यानी कि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा क्या होगी, कम होगी, धारा क्या होगी, कम होगी। और अगर प्रतिरोध आपका कम है, इसका मतलब आपके धारा का मान क्या है, धारा का मान आपका ज्यादा है, धारा का मान आपका क्या है, ज्यादा है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये बात समझते हो ना। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि धारा का मान बढ़ाने पर, बेटा मैं यहाँ धारा के मान के बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, धारा तो किस पे डिपेंड करती, प्रतिरोध, प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो धारा कम जाने देगा, प्रतिरोध का मान अगर कम होगा तो धारा को ज्यादा जाने देगा। यहां मैंने ये नहीं बोला कि धारा की वजह से प्रतिरोध का मान घटा बटा है, मैंने ये कहा है कि प्रतिरोध के मान कम ज्यादा होने की वजह से धारा का मान कम ज्यादा हुआ। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो प्रतिरोध आपके दो प्रकार के, कार्बन प्रतिरोध जो आकार में छोटे होते हैं, व्यास कम है, और प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं, उनका आकार बड़ा होता है, प्रतिरोध वाट क्षमता भी ज्यादा होती है, इस वजह से क्या कहेंगे कि उनका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अब कार्बन प्रतिरोध बोल दो, चाहे आपका वायर बाउंड प्रतिरोध बोल दो, ये दो दो प्रकार के होते हैं। कार्बन प्रतिरोध क्या बोलेंगे, कार्बन प्रतिरोध दो प्रकार के हैं, नियत मान के कार्बन प्रतिरोध और परिवर्तित मान के कार्बन प्रतिरोध। ठीक उसी प्रकार से वायर बाउंड प्रतिरोध भी दो प्रकार के हैं, क्या, नियत मान का वायर बाउंड प्रतिरोध और परिवर्तित मान का वायर बाउंड प्रतिरोध। और अब हमें जो समझने वाला था वो मैं समझा चुका, अब हमें जल्दी जल्दी से इनको पढ़ लेना है, फिर आज की इस क्लास को हम विराम करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कार्बन प्रतिरोध को हम आकार में छोटे होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज करते हैं, और वायर बाउंड प्रतिरोध आकार में बड़े होते हैं, इस वजह से हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में प्रयोग करते हैं। अब जल्दी जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन जो प्रतिरोध होता है ना, उसमें हम देखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध आकार में छोटे होते हैं, इस वजह से इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं ऐसे कहूं, ये मैंने चेयर उठा ली और मैं तुमसे कहता हूं कि एक नजर में मेरे को बताओ यहाँ कितने होल है, ये मैंने चेयर उठा ली, मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ एक नजर में बताओ तुम कितने
होल है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को रोक के ज्यादा स्मार्ट बन के और बता देंगे सर इतने होल है ना। अगर मैं तुमको कुछ ऐसे कहता कि भाई यहाँ पट्टी लगा देता, भाई ये ग्रीन कलर की पट्टी है ना, ये ब्लू कलर की पट्टी है और ये इस कलर की पट्टी है, तो तुमको थोड़ा पहचान पाना थोड़ा आसान होता है। समझ गए मेरी बात को। यानी कि कार्बन प्रतिरोध होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, इस वजह से इनकी क्या कर दी जाती है, कलर कोडिंग कर दी जाती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये अलग अलग कलर, ये ग्रीन हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये ऑरेंज। यानी कि ये जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं कलर आकार में छोटे होते हैं, इस वजह से इनके कलर कोड बना दिए जाते हैं। ये क्या नजर आ रहे हैं, इनके कलर कोड नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं जी, कलर कोड नजर आ रहे हैं। ठीक है। और कलर कोड के बीच में इनके क्या होते हैं, इंसुलेटिंग कवर होते हैं। ये देखो ये इंसुलेटिंग कवर नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना तुमको इंसुलेटिंग कवर, ये आपकी क्या होगी जी, इंसुलेटिंग कवर नजर आ रहे हैं। ठीक है। और ये क्या होती है, ये लीड होती है जिसमें से करंट का आदान प्रदान होगा। ठीक है। और यहां होता है इसका कार्बन कंपोजिशन। फिलहाल तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये कार्बन कंपोजिशन क्या है। बस तुम दो बातों को ध्यान रखना कि कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, इस वजह से इनकी क्या कर दी जाती है, कलर कोडिंग कर दी जाती है। और कलर कोडिंग के बीच में क्या डाल देते हैं, इंसुलेटिंग कवर डाल देते हैं। मोटा मोटा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोधक कार्बन तथा ग्रेफाइट। अब आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, हालांकि पूछा नहीं गया, कि कार्बन प्रतिरोध किसके बने होते हैं, तो कहेंगे कार्बन और ग्रेफाइट की महीन चूर्ण। यानी कि ऐसे समझो, जब हम घड़ी या मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मिट्टी के दीपक बनाते हैं, तो ऐसे मिट्टी को गूंदते हैं ना, चिकनी मिट्टी को ऐसे गूंद लेते हैं, गूंद के और फिर उसमें मजबूती के लिए ना थोड़ी बहुत ना, जैसे घास फूस, हम हरियाणवी तो कहेंगे तूड़ी, तूड़ी या तूड़ा, गेहूं की जो गेहूं को करते हैं ना, गेहूं निकालते हैं तो तूड़ी बनती है, उसको मिला देते हैं ताकि वो ऐसे बॉन्ड बनाए। तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए ना कार्बन और ग्रेफाइट की महीन चूर्ण के अचालक बंधक, है ना, अचालक बंधक मतलब ऐसे सटा के, चालक बंधक होते तो करंट को पास करवाते अच्छे से, अचालक बंधक ऐसे सटा के ताकि वो एक सॉलिड बॉडी बन जाए, जैसे ये बना पड़ा है। जैसे ये हो गया, ये मेरा मार्कर, ये समझ लो ये क्या है, कार्बन प्रतिरोध है। और इसमें कलर कोडिंग कर दी गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन प्रतिरोध किससे बनता है, कार्बन तथा ग्रेफाइट की महीन चूर्ण के अचालक बंधक को जोड़ के बनाया जाता है। इस प्रकार के प्रतिरोधक का व्यास क्या होता है भाई, कम होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। इसलिए इसकी वाट क्षमता भी क्या होती है, कम होती है, ये बात भी कर चुके। और वाट क्षमता कम होती है, इस वजह से इसका प्रतिरोध आर का मान क्या होगा, वाट क्षमता, यानी कि इनका व्यास कम है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कौन से उपकरणों में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे रेडियो, रेडियो में छोटे छोटे लगे होते हैं, मोबाइल फोन, है ना, और टेलीविजन, जैसे ये आपका टेलीविजन ही एक प्रकार का, इस प्रकार के डिवाइसेस में इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है, कार्बन प्रतिरोध ये था। जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर लेता है, नोट कर लेगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, 57 मिनट हो गए, जल्दी से इसको पूरा करना है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि ये समझने वाला इसमें कुछ खास है नहीं और पेपर में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं मोटा मोटा आपको कवर करवा देता हूँ। हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, अब तो बस रिवीजन करना है। कार्बन प्रतिरोध बोल दो या वायर बाउंड प्रतिरोध बोल दो, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, नियत मान के कार्बन प्रतिरोध और दूसरे कौन से रहेंगे, परिवर्तित मान के कार्बन प्रतिरोध। बेटा जो नियत मान के हो या परिवर्तित मान के हो, ये हमें पता चल गया कि इन दोनों की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि इनका व्यास क्या होगा, व्यास यानी कि मोटाई में क्या होंगे, व्यास तो होगा जी इनका आकार, व्यास बोल दो या क्या बोलेंगे आकार, वो तो होगा जी इनका कम, है ना, वो तो होगा इनका कम। और इनकी वाट क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। ये दोनों बात तो हम पढ़ी समझ चुके हैं कि चाहे कार्बन प्रतिरोध में दोनों में से कोई एक आ जाए, चाहे वो नियत मान का आ जाए चाहे परिवर्तित मान का आ जाए, ये बात हमें अच्छे से पता है कि इनका व्यास और आकार क्या होगा, कम होगा, और इनकी वाट क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन बात करूं इनके प्रतिरोध की, है ना, जो धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, इनके प्रतिरोध की बात करूं तो बेटा वो क्या होगी, वो इनकी ज्यादा होगी। तो अब जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोधक का मान नियत रहता है, कौन से, सबसे पहले बात कर रहे हैं नियत मान के कार्बन प्रतिरोध की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नियत मान के कार्बन प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो नियत मान के कार्बन प्रतिरोध में क्या रहता है, इसका मान नियत रहता है, भी परिवर्तित नहीं कर सकते, नियत मान रहता है, अर्थात बाद में नहीं बदला जा सकता। यानी कि कार्बन और ग्रेफाइट के महीन चूर्ण के अचालक बंधक बना के बना दिए और अब इसके मान को परिवर्तित नहीं कर सकते, अभी 5 ओम का 5 ओम ही रहेगा। तो इस प्रकार के, वैसे माइक्रो में होते ही, है ना, तो इस प्रकार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, नियत मान के कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। अब ये कोई याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो कोई बात नहीं है। वाट क्षमता क्या होगी, कम होगी, तो वाट क्षमता देखो 1.8 वाट से 2 वाट तक होती है। इनकी वाट क्षमता क्या होती है, 1.1/8 वाट से 2 वाट तक होती है। और प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो देखो 1 ओम से लेकर 20 ओम तक की इसके प्रतिरोध के मान को देखा जा सकता है।
1 ओम से लेकर 20 ओम तक इसके प्रतिरोध के मान को देखा जा सकता है। यानी कि वाट क्षमता तो हो गई, 2 वाट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। 2 वाट तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हो गया। और इसका जो प्रतिरोध है वो 20 ओम तक। वाट क्षमता क्या देखी हमने, वाट क्षमता कम देखी, और जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध का मान कहां तक गया, 20 मेगा ओम तक। प्रतिरोध का मान कहां तक गया, 20 मेगा ओम तक। मेगा ही जाएगा क्या है भाई, बताओ, मिली या मेगा? एक मिनट। ठीक है, हाँ मेगा ओम। ठीक है, तो कहां तक जाएगा, 20 मेगा ओम तक जाएगा। तो बताइए, वाट क्षमता कम हुई और प्रतिरोध का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। प्रतिरोध का मान क्या हो गया जी, ज्यादा हो गया। क्लियर होगी, नियत मान का प्रतिरोध। अच्छा, फिर है परिवर्तित मान का प्रतिरोध। कौन से मान का प्रतिरोध है जी, परिवर्तित मान का प्रतिरोध है। तो इसका क्या कहेंगे, परिवर्तित मान का जो प्रतिरोध है, नियत मान के वाले प्रतिरोध का मान क्या बदला जा सकता है क्या, आप कहोगे नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो फिर सर उसमें क्या खास बात थी, उसकी वाट क्षमता 1/8 से लेकर 2 वाट तक, यानी 2 वाट तक उसका वाट क्षमता थी। लेकिन प्रतिरोध कहां तक, 20 मेगा ओम तक। इसमें देखो, इसका मान बाद में बदला जा सकता है क्योंकि ये परिवर्तित मान का है। कार्बन के चूर्ण को बंधक पट्टी के द्वारा चंद्राकार का, ये ध्यान दे लेना, चंद्राकार पट्टी की में होता है, ढाला जाता है। क्यों ढाला जाता है, ताकि इसके मान को फिर संयोजक लीड जो होती है ना, जो हमने देखी है कार्बन लीड, ये देखो ये कार्बन लीड, इसमें चंद्राकार के बना के कार्बन लीड को ऐसे अप डाउन करते हैं। जैसे हमारे पंखे का जो रेगुलेटर है, ये पंखा चलाया मैंने, तो एक पे कम प्रतिरोध, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ये स्लो चलेगा, 2 पर प्रतिरोध कम हुआ तो तेज चला, 3 पे प्रतिरोध है ना और कम हुआ तो और तेज चला, 4 पे प्रतिरोध और कम हुआ तो और चला, है ना, 5 पे फुल स्पीड, प्रतिरोध ना के बराबर हो गया तो फुल चला, और 0 पर प्रतिरोध मैक्सिमम हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया और धारा का प्रवाह बंद हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये परिवर्तित मान का होता है ना, ये चंद्राकार का बनाया जाता है। देखो यहां लिख रखा है, कार्बन के चूर्ण को बंधक पट्टी द्वारा चंद्राकार पट्टी में ढाला जाता है। इसमें एक संयोजक तार होता है जिसके द्वारा प्रतिरोधक को प्रतिरोध के मान को बदला जा सकता है। इसमें प्रतिरोध के मान को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है, परिवर्तित मान का प्रतिरोध है ना उसका बदला जा सकता है। इस वजह से, क्योंकि इसमें जो आकार, इसकी जो कार्बन और ग्रेफाइट की जो चूर्ण का आकार बनाते हैं ना, वो चंद्राकार पट्टी बनाते हैं, चंद्राकार पट्टी बनाते हैं, कुछ ऐसे समझो, चंद्राकार पट्टी बनाते हैं, है ना, चंद्राकार पट्टी बनाते हैं, ये बना दी चंद्राकार पट्टी। ठीक है, इसके मान को ना फिर इसके द्वारा प्रतिरोधक के मान को एक संयोजक तार के द्वारा मान के चलो भाई, इस धारा का प्रवाह कुछ यहाँ से ऐसे हो रहा था, ये सर्किट है, धारा का प्रवाह कुछ ऐसे हो रहा हो, ठीक है, तो धारा का प्रभाव अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पूरे सर्किट में हो रहा हो, तो मान के चलो कुछ मैं ऐसे रिप्रेजेंट, 1 2 3 4 और यहाँ पर ले लिया मैंने 5 नंबर। मान के चलो धारा का प्रभाव 1 से लेकर 5 पे चलाया मैंने, सीधा चला गया तो कोई प्रतिरोध पे नहीं आया। धारा का प्रभाव फिर मान के चलो 1 से लेकर और कहां से गया, यहां से गया है ऐसे, तो मान के चलो इतना प्रतिरोध शामिल हो गया। फिर धारा का प्रभाव यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से ऐसे गया है, ठीक है, यहां से गया ऐसे, तो फिर इतना प्रतिरोध शामिल हो गया। फिर धारा का प्रभाव यहां से आया और ये यहां से लेकर फिर आगे गया सर्किट में, इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा हो गया। धारा का प्रभाव यहां से एंटर किया, पूरे प्रतिरोध के मार्ग से गया, तो इसका मतलब यहाँ बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी। तो चंद्र आकार के ये पट्टी के तौर पर ढाला जाता है ताकि प्रतिरोध के मान को कम ज्यादा किया जा सके। ठीक है, मान को बाद में बदला जा सकता है। इसका मान 100 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक, है ना, 100 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक होता है। इसकी वाट क्षमता 0.05, मतलब 0.05 वाट से लेकर 0.25 तक होती है। तो मोटा मोटा मैं लिख देता हूं, इसका जो मैक्सिमम प्रतिरोध होगा वो क्या बोलेंगे, पहले वाट क्षमता लिख लेते हैं। मैक्सिमम वाट क्षमता कितनी है, 0.25, है ना, 0.25 वाट क्षमता है ना, और इसके जो प्रतिरोध का मान है वो कितना रहेगा, 5 मेगा ओम तक वेरी करेगा, 5 मेगा ओम तक। यानी कि वाट क्षमता हमने फिर से देखी, वाट क्षमता कम है और प्रतिरोध का मान फिर से ज्यादा है, मेगा में है तो प्रतिरोध का मान क्या है, ज्यादा ही है। क्लियर है बात। उसका क्या था, उसकी थी कितनी, 2 वाट, और मैक्सिमम कितना था, 20 मेगा ओम, और यहाँ कितना है, यहाँ 0.25, और फिर मतलब ये छोटे मान का है, छोटे मान का है, इसका मतलब वाट क्षमता भी कम है और प्रतिरोध का मान पिछले के कंपैरिजन में कम है। क्लियर है बात यहाँ तक। फिर है वायर बाउंड।
वायर बाउंड प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक के बारे में, जैसे कार्बन प्रतिरोध था, कार्बन और ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से बनाया गया था। इसमें वाट क्षमता क्या होती है, इसका जो व्यास होता है वो कम होता है, वाट क्षमता भी कम होगी, प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। नियत मान का हो चाहे परिवर्तित मान का हो, दोनों में सेम कंडीशन हमने देखी। अब है वायर बाउंड प्रतिरोध। वायर बाउंड प्रतिरोध को क्या करते हैं, कोई एक इंसुलेटर के ऊपर ना वायरों को ऐसे लपेट के बनाया जाता है, और फिर वायर बाउंड भी दो प्रकार का हो जाएगा, नियत मान का वायर बाउंड और परिवर्तित मान का वायर बाउंड। तो पढ़ो इसको, इस प्रकार के प्रतिरोधक रोड या इंसुलेटिंग कोर, ध्यान से समझिए बेटा, किसके, रोड या इंसुलेटिंग कोर पर तार को लपेट के बनाया जाता है। रोड या इंसुलेटिंग कोर पर तार को लपेट के बनाया जाता है, ठीक है, तार को लपेट के, मान के चलो मैं कोई एक, ठीक है, ये कोई रोड थी बेटा, ठीक है, और इस रोड पे, अच्छा ये रोड किसकी है, ध्यान से समझिए, ये रोड है अपनी किसकी, इंसुलेटिंग रोड। इंसुलेटिंग मतलब इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा, कोई भी करंट इसमें से पास नहीं होगा, ठीक है, ये कोई इंसुलेटिंग है। और कह रहा है कि इसके ऊपर ना किसको लपेटा जाता है, तार को लपेट के, इसके ऊपर बेटा किसको लपेट कर, तार को लपेट कर, तार को लपेट कर किसका निर्माण किया जाता है, वायर बाउंड का, वायर को बाउंड कर रहे हैं, तार को लपेट के बनाए जा रहे हैं, रोड या इंसुलेटिंग। तो बोला गया है यह कोर सामान्यतः किसकी बनी होती है, चीनी मिट्टी की, क्योंकि चीनी मिट्टी किसको बताता है, एक प्रकार का रजिस्टर को बनाता है, पोर्सलिन की, बेकेलाइट की, प्रेस बोन्ड या पेपर या सेरेमिक की बनी होती है। यानी कि जितने भी अच्छे अच्छे प्रतिरोध है, जैसे भी आप प्रतिरोध में आगे बढ़ोगे ना, तो डिफरेंट टाइप के प्रतिरोध मैं बताऊंगा जिनमें से करंट ना के बराबर पास होता है। उसमें कौन कौन सा है, चीनी मिट्टी, पोर्सलिन, ये नाम आपको बार बार रिपीट हो जाएंगे, फिलहाल परेशान मत होना, कि वो इंसुलेटर वो पदार्थ जिनके अंदर से करंट बिल्कुल ना के बराबर पास हो, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हो, जो ना तो बॉन्ड बनाते हो ना तोड़ते हो, उन्हीं को तो हम इंसुलेटर कहते हैं, जिनमें ऐसे सटा के बड़े करंट को पास होने की जगह ही ना दे। तो कह रहे हैं कि यहां पर कोर सामान्यतः चीनी मिट्टी की, पोर्सलिन की, बेकेलाइट, प्रेस बॉन्ड या पेपर या सिरेमिक की बनी होती है। यानी कि जो ये इंसुलेटिंग पदार्थ है ना बेटा, जिनमें से करंट बिल्कुल ना के बराबर पास होगा, उनमें कौन कौन से नाम आए हैं, चिन्नी मिट्टी, कौन कौन से नाम आए बेटा, चिन्नी मिट्टी आया है, ठीक है, चिन्नी मिट्टी आया है, और कौन सा नाम आया, पोर्सलिन। ये नाम बहुत बार आपके सामने रिपीट होंगे, अभी याद नहीं होंगे तो धीरे धीरे हो जाएंगे। कि आपके सबसे बढ़िया आपके इंसुलेटर पदार्थ कौन से हैं जो अपने अंदर से करंट ना के बराबर पास होते हैं, तो सबसे पहला नाम चिन्नी मिट्टी, फिर क्या कहेंगे, पोर्सलिन, और क्या कहेंगे, बेकेलाइट, क्या कहेंगे, बेकेलाइट, है ना, बेकेलाइट, और नाम क्या रहेंगे, और नाम रहेंगे प्रेस बॉन्ड, और क्या रहेगा, फिर पेपर, या एक वो नाम याद कर लेना, सेरेमिक, कौन सा नाम रहेगा, वो लास्ट वाला सेरेमिक। ये वो नाम है जो मतलब किसका काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, इंसुलेटिंग रोड का काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रतिरोधक का तार, जो इसके ऊपर जो तार लपेटा जाएगा, जिनके अंदर से करंट पास होगा। अब देखो कौन सा लेंगे, अब आपको पता है हम ऐसा तार लेंगे जो सस्ता और सरलता से उपलब्ध हो, है ना, इसकी वाट क्षमता उच्च हो, और जो 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 ताप के प्रभाव का बिल्कुल ना के बराबर प्रभाव पड़े। तो याद करो, ताप के प्रभाव मैग्नीन या किसका बना होता है, नाइक्रोम या यूरेका का बना होता है। ये 3D शेप में आ यूरेका का बना होता है। चलो तो बेटा ये ये रोड है वो चीनी मिट्टी, पोर्सलिन, बेकेलाइट की बनी होगी, और जो इसके ऊपर तार लपेटा जाएगा वो किसका होगा, मैग्नीन, नाइक्रोम या यूरेका का बना होता है। अब सुनो, ये पेपर में भर भर के पूछा गया है कि यूरेका की कंपोजिशन में यूरेका किन दो मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो यूरेका बना होता है, पहले तो याद करो, निकिल और कॉपर से। किससे मिलकर बना होता है, यूरेका किससे मिलकर बना होता है, एक मिनट रुक जाओ, कौन कौन से तार से लेंगे, मैग्नीन, नाइक्रोम और यूरेका। अब यहाँ मैग्नीन नाइक्रोम को भी अच्छे से पढ़ेंगे हम भी, नाइक्रोम में क्या क्या चीज बनी होती है, लेकिन यूरेका को यहाँ मैंने कवर कर दिया है कि यूरेका है ना वो किससे मिलकर बना होता है, निकिल से। यूरेका किससे मिलकर बना होता है बेटा, यूरेका बना होता है जी अपना निकिल से, और किससे, और बना होता है जी अपना कॉपर से, निकिल और कॉपर। तो ध्यान रखेंगे कि यूरेका यानी जिसे हम कोंस्टेंटन कहते हैं, उसमें निकिल की जो मात्रा होती है वो 60% होती है और कॉपर की मात्रा 40% होती है। यूरेका की कंपोजिशन किस किस का है, यूरेका में होता है जी निकिल और क्या, निकिल और कॉपर, निकिल और कॉपर। तो निकिल कितना है 60% और कॉपर कितना है 40%, ठीक है। तो वायर बाउंड
इंसुलेटिंग रोड के ऊपर, इंसुलेटिंग रोड चीनी मिट्टी, पोर्सनिल, बेकेलाइट, सिरेमिक की, और इसके ऊपर वायर को जो लपेटेंगे वो किसका बना होता है? एक तो वो जिसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव ना पड़े, उसमें दो थे, मैग्नीन और यूरेका। यूरेका का ही नाम क्या है? कॉन्स्टेंटन। वहां मैंने मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन लिख रखा है ना, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन ही क्या है? यूरेका है। इसके ब्रैकेट में लिख दूं यहां यूरेका। कॉन्स्टेंटन ही क्या है? यूरेका है। तो इस कॉन्स्टेंटन का कंपोजिशन, कॉन्स्टेंटन यानी यूरेका को हमने देख लिया कि किससे बन के बना होता है, ये निकिल और किससे? कॉपर। निकिल प्लस में कॉपर यानी कि तांबा, है ना। जिसमें कंपोजिशन किस क्या योगदान है इसका? तो है जी 60%, और इसका योगदान कितना है? 40%। तो दो जगह लिख दिया है मैंने, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जिसके ऊपर बहुत ना के बराबर प्रभाव पड़ता है, वो भी है 5/02 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो निकिल और कॉपर यानी कि 60% और 40%, इसकी जो वाट क्षमता होता है, अब साइज में बड़ा होगा तो वाट क्या होगा? ज्यादा। तो देखो वाट क्षमता, वाट क्षमता जो देखो बेटा कितनी है इसकी? 50 वाट से। वाट क्षमता तो कितनी है? 50 वाट से। और प्रतिरोध का मान, वाट क्षमता अगर ज्यादा हो, वाट क्षमता बेटा अगर ज्यादा हो, तो प्रतिरोध का मान, किसका मान बेटा? प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। तो प्रतिरोध का मान 0.1 ओम से लेकर 50 किलो ओम, वो था मेगा ओम में, और ये कितना जाएगा? मैक्सिमम 50 किलो ओम तक जाएगा। यानी कि इसकी वाट क्षमता ज्यादा है, जबकि इसके प्रतिरोध का मान क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि कार्बन प्रतिरोध व्यास में छोटा होता है, तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। फायर माउंट प्रतिरोध व्यास में बड़ा होता है, इस वजह से प्रतिरोध का मान कम होगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। अब देख लेते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध कितने प्रकार के? बेटा वायर बाउंड प्रतिरोध दो प्रकार के हैं, नियतमान का वायर बाउंड प्रतिरोध और परिवर्तित मान का वायर बाउंड प्रतिरोध। और पहला इसके अंदर कौन सा है? नियतमान का प्रतिरोध। नियतमान के प्रतिरोध, इसका मतलब इसमें नियत है, फिक्स है, इसका मान नियत रहता है, अर्थात बाद में बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार से कार्बन में भी तो नियतमान का था, कार्बन और ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से बना दिया था चालक बंध से, इस वजह से नहीं बदला जा सकता। जब परिवर्तित मान का आया तो चंद्राकार से बना दी, तो उसमें बदला जा सकता था। तो कह रहे हैं कि इसका मान नियत रहता है, अर्थात बाद में बदला नहीं जा सकता। वायर बाउंड प्रतिरोध यूरेका का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? यूरेका। यूरेका मतलब कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन में कौन से दो कंपोजिशन? निकिल और कॉपर। निकल कितना? 60%, और कॉपर कितना बेटा? कॉपर कितना रहेगा? 40%। यूरेका का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? यूरेका का बना होता है। इसका मान 0.1 ओम से, किसने ओम से? 0.1 ओम से लेकर 50 किलो ओम तक होता है, ठीक है। इसकी वाट क्षमता कितने तक होती है? 50 वाट तक, जो मैं ऑलरेडी पिछली स्लाइड पे भी देख चुके हैं। 2 वाट से 50 वाट तक, 0.1 ओम से लेकर 50 किलो। मतलब बस एक बार इनको रीड कर लीजिए, कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर में बस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए नहीं है, ठीक है। बस आपको एक बार इनके ऊपर क्विक रिवीजन देख लेना है। फिर है परिवर्तित मान का वायर बाउंड। इस प्रकार के प्रतिरोध देख के प्रतिरोध का मान बाद में बदला या परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी आकृति सामान्य कैसी होती है बेटा? चंद्राकार होती है। वहां कैसी थी से परिवर्तित मान वाले में भी? कैसी थी? चंद्राकार। ये देखो चंद्राकार पट्टी होती है, चंद्राकार पट्टी होती है जिसमें प्रतिरोध को मान को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। चंद्राकार पट्टी होती है। इसका प्रयोग रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल भी दिया था, वायर बाउंड है और रेगुलेटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसकी वाट क्षमता कितनी होती है? 50 वाट तक। इसके प्रतिरोध का मान कितने ओम से लेकर? 5 ओम से लेकर, बेटा कितने ओम से लेकर? 5 ओम से लेकर 5 ओम से लेकर 5 किलो ओम तक होता है। परिवर्तित प्रतिरोध के परिपथ में श्रेणी में जोड़ा जाए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान से देख लेना, स्टार लगा रहा हूं मैं, ठीक है, इन दोनों बातों को। सबसे पहले तो मैं इस टेबल को पूरा कर देता हूं। हमने देखा बेटा, देखो इस दो जो पॉइंट रह गए उसमें मैं आऊंगा। एक साइड तो देखा हमने कार्बन प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध देखा हमने? कार्बन, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है बेटा। एक साइड देखा हमने वायर बाउंड, वायर बाउंड प्रतिरोध। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि भाई इतना मेहनत कर ली है तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा, हमने देखा कि इसका व्यास, व्यास इसका क्या है? कम है।
इस वजह से इसके प्रतिरोध का मान क्या है, प्रतिरोध का मान ज्यादा है। जबकि यहां क्या था, यहां उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, इसके व्यास क्या है, इसका व्यास ज्यादा है और प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि भाई ये दो प्रकार का था, कार्बन प्रतिरोध बोल दूं चाहे वायर बाउंड प्रतिरोध बोल दूं, टोटल कितने प्रकार का है, टोटल है जी अपना दो प्रकार का। ठीक है, तो हमने देखा एक था पहला नियत मान का, एक है जी परिवर्तित मान का। नियत मान का और परिवर्तित मान का। तो हमने देखा इसका व्यास क्या है, कम है और प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। तो व्यास कम है इस वजह से वाट भी क्षमता क्या होगी, वाट क्षमता इसकी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी जो वाट क्षमता है वो कितनी है, और फिर इसका क्या देख लेंगे, प्रतिरोध कितना है। तो अब मैं वहां से मेन मेन पॉइंट निकाल के यहाँ लिख देता हूं ताकि कभी हम भूले मत, और मतलब जब अगर फंस भी जाए क्वेश्चन तो अपना गलत ना हो। तो इसकी वाट जो क्षमता थी वो कितनी थी, 2 वाट। कितनी वाट थी, मात्र 2 वाट। जबकि इसका प्रतिरोध कितना था, एक मिनट और रुको। मैं सोच रहा हूँ कि सारी बातें एक साथ ही लिख दूं, समझ रहे होगे तुम मेरी मंशा। कलोन, कलोन, इसका कलोन क्या लेना है, इसका ही कलोन लेंगे हम। आ जाओ। क्या? अब तू आ जा। बस ये टेबल बना दी भाई मैंने, ठीक है, ताकि अपने को कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन रहे ही ना। भाई मान अगर आ भी जाए, हालांकि आज तक पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो हम वहां कंफ्यूज ना हो भाई क्या होगा। क्लियर है, तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ टेबल बना दी है। अब इसको कोशिश करेंगे साथ साथ याद भी करने की। तो देखो व्यास क्या है, व्यास पहले का क्या है, कम है, प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। तो व्यास कम है तो इसका मतलब वाट क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी जो वाट क्षमता है वो मात्र कितनी है बेटा, मात्र है 2 वाट। कितनी है, 2 वाट तक, 2 वाट इसकी वाट क्षमता है। तो प्रतिरोध का मान कितने ओम तक गया, 20 मेगा ओम तक गया, 20 मेगा ओम तक गया। मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूं कहीं गलत ना हो, ठीक है। फिर परिवर्तित मान की जो वाट क्षमता है वो कितनी है, मैक्सिमम गई कितनी, 0.25 वाट क्षमता, वहां तो गई थी 2 वाट से, मैक्सिमम लिख रहा हूं मैं 0.25 तक। 0.25 मतलब रुपए का चौथा हिस्सा। ये तो है कंप्लीट दो, ये है 0.25। और यहां जब वाट क्षमता कम थी तो प्रतिरोध ज्यादा, इसकी वाट क्षमता थोड़ी कम हुई, इसका भी प्रतिरोध हालांकि बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रतिरोध गया 5 मेगा ओम तक। कितने ओम तक, 5 मेगा ओम तक। तो ऊपर देखेंगे कार्बन, व्यास कम प्रतिरोध ज्यादा, बस नियत मान पर 2 वाट 0.25, 2.25, 2 वाट 0.25, 20 मेगा ओम 5 मेगा ओम, 20 मेगा ओम 5 मेगा ओम। और बेटा एक अच्छी बात बताऊं, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, इन दोनों में तो वायर बाउंड वाले में तो कोई चक्कर ही नहीं है। सर चक्कर कैसे नहीं है, मैं बताता हूं बेटा।
क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट क्या है दोनों में, वायर बाउंड वाले में दोनों में क्षमता जो है वो 50 वाट है। तो सबसे पहले तो क्षमता लिख लेते हैं, कितनी है, 50 वाट। कितनी है बेटा, 50 वाट। यहाँ भी कितनी है, 50 वाट की दोनों की वाट क्षमता है। यहाँ कितनी थी, 2 वाट। कितनी थी बेटा, 2 वाट। और यहाँ कितनी थी, 0.25 वाट। यहाँ 20 मेगा ओम, यहाँ 5 मेगा ओम। अब इसका जो प्रतिरोध है वो वेरी करता है कितने से, 5 किलो ओम, और दोनों में कितने से वेरी करता है, 5 किलो ओम। यानी वाट क्षमता और प्रतिरोध फिक्स ही समझो, 5 किलो ओम तक, 5 किलो ओम। यहाँ भी कितने किलो ओम, 5 किलो ओम। बस अब बताओ कहाँ कोई कंफ्यूजन हो। नियतमान वाले में मान परिवर्तित नहीं कर सकते, कार्बन और ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से अचालक बंधक से बनता है। ये भी उससे बनेगा, लेकिन इसमें आकार जो होगा चंद्राकार पट्टी होगी जिसमें मान को परिवर्तित कर सकते हैं। ये किसका बना होता है भाई, इंसुलेटिंग रोड होगी, जो किस किस की होगी, 4 मैंने बताए थे, मुख्य मैंने 4 बताए हैं, बाकी धीरे धीरे याद कर लेंगे। चीनी मिट्टी, पोर्सलिन, चीनी मिट्टी, पोर्सलिन, बेकेलाइट और सिरेमिक। और उसके ऊपर जो वायर होगी वो मैग्नीन, जिसका तापमान बदलने पर मान ना बदले, मैग्नीन, नाइक्रोम और यूरेका। यूरेका का कॉम्पोजिशन ध्यान रखना, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। कितना रहेगा, निकिल 60% और कॉपर 40%। ये इससे बनेगा। अच्छा, इसके जो प्रतिरोध है नियत वाले में नहीं बदल सकते, फिक्स रखेंगे। इसमें बदला जा सकता है, चंद्राकार पट्टी होगी। दोनों दोनों में ध्यान रखना है, 50 वाट 50 वाट, 5 किलो ओम 5 किलो। बताइए कहाँ कोई दिक्कत आएगी, हो जाएगा कवर। मेरे ख्याल से तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब सुन लीजिए ये 2 पॉइंट। परिवर्तित प्रतिरोधक, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो वायर बाउंड हो, वो ध्यान से समझना। परिवर्तनीय प्रतिरोधक के परिपथ को श्रेणी में जोड़ा जाए। बेटा जब हम आगे चल के पढ़ेंगे ना, प्रतिरोध को हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोध को जब जोड़ा जाएगा ना, प्रतिरोध को अगर जब जोड़ा जाएगा ना, तो 3 प्रकार से जोड़ा जाएगा। एक तो जोड़ा जाएगा किसमें, श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ा जाएगा बेटा, श्रेणी क्रम में। एक जोड़ा जाएगा किसमें, समांतर क्रम में। किसमें जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में। और बेटा एक जोड़ा जाएगा श्रेणी प्लस, श्रेणी और समांतर को दोनों को अगर मिक्स करके जोड़ा जाए तो एक हो जाएगा मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा, मिश्रित क्रम। लेकिन ये आपका तीसरे से चौथी क्लास में आएगा। तो प्रतिरोध को ना 3 प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, और एक कौन सा रहेगा, मिश्रित क्रम रहेगा। तो कह रहा है कि परिवर्तित प्रतिरोध, चाहे वो कार्बन हो चाहे वायर बॉन्ड हो, के परिपथ को श्रेणी में जोड़ा जाए। किसमें जोड़ा जाए बेटा, श्रेणी में जोड़ा जाए। किसमें जोड़ा जाए, श्रेणी में जोड़ा जाए। किसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं, श्रेणी में जोड़ा जाए। तो इसे क्या कहा जाता है, रियोस्टेट कहा जाता है। अब पेपर में ना भर भर के ये पूछा गया है, इसे क्या कहा जाता है, इसे रियोस्टेट कहा जाता है। जब परिवर्तित मान के प्रतिरोध, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो वायर बाउंड हो। और ध्यान रखना वायर बाउंड की ही बात होगी ज्यादातर, क्योंकि कार्बन प्रतिरोध तो ना बहुत ही आकार में छोटे होते हैं। वायर बाउंड के प्रतिरोध को अगर श्रेणी में जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, रियोस्टेट कहलाते हैं। लेकिन परिवर्तित प्रतिरोध को, लेकिन बेटा परिवर्तित प्रतिरोध को, कौन से प्रतिरोध को, परिवर्तित प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए, किसमें जोड़ा जाए बेटा, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, डाइवर्ट कहलाते हैं। अब आपको रियोस्टेट और डाइवर्ट फिलहाल नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान रखना अगर प्रतिरोध को, परिवर्तित प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाते हैं, रियोस्टेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, रियोस्टेट कहलाते हैं। ठीक है, रियो परिवर्तित मान के प्रतिरोध को अगर श्रेणी में जोड़ा जाए तो रियोस्टेट कहलाते हैं। अब तुमको फिलहाल नहीं पता हुआ रियोस्टेट क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज आगे आएगी। फिलहाल आप डेफिनेशन के तौर पर याद कर लेना कि परिवर्तित प्रतिरोध को, कौन से प्रतिरोध को, परिवर्तित, कौन से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिनके मान को बदला जाए। परिवर्तित, परिवर्तनीय प्रतिरोध लिख दें या परिवर्तित, परिवर्तनीय लिख दें, समझ गए होगे तुम ना। ऐसे ये देखो, परिवर्तनीय प्रतिरोध ये बदलने वाला है। ठीक है, प्रतिरोध को अगर श्रेणी में जोड़ा जाए तो रियोस्टेट, अगर समांतर में जोड़ा जाए तो क्या कहलाते हैं बेटा, डाइवर्ट कहलाते हैं, डाइवर्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन आप याद कर लेना, ये बहुत काम की है, पेपर में भर भर के पूछे। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास 1.25 घंटे की होगी क्या, अरे 1 घंटा 23 मिनट की होगी। मेरी कोशिश रहती है 1 से 1.25 घंटा या 1.5 घंटे की क्लास को रखा जाए, लेकिन कोई बात नहीं, 1.5 घंटे की तो एटलीस्ट क्लास हो ही सकती है। इतना तो बच्चा पेशेंस करके पढ़ ही सकता है जिसको सिलेक्शन लेना। तो आज की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम बाकी करेंगे कल की क्लास में। और होप सो कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने में कामयाब रहा होगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आप जिन बच्चों ने क्लास देख ली है और वो क्या करेंगे, पीडीएफ को पढ़ेंगे, और जिनका पहली बार इस इलेक्ट्रिकल थ्योरी से पाला पड़ा है वो फिर से एक बार वीडियो को 3 या 4 की स्पीड में देख लेंगे।
चलो स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध किससे डिनोट करेंगे? आर से। आपको मैंने बताया रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। रेजिस्टेंस पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रभाव में बाधा डाले, धारा के प्रभाव को ना होने दे, रोकने की कोशिश करे। और रजिस्टर पदार्थ का वह टुकड़ा है, टर खुद व्यक्ति है, जो इस गुण धर्म को निभाता है, यानी कि धारा के प्रभाव को रोकने का गुण देता है। फिर हमने बताया कि प्रतिरोध आपका निष्क्रिय पदार्थ है, अव्यय है, यानी कि ये खुद कोई एनर्जी नहीं देता, ये एनर्जी को खत्म करता है किसमें? उष्मा के तौर पे, हीट के तौर पर गर्मी पैदा करेगा और धारा को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और द्विपक्षीय, द्विपार्श्वीय, द्विपक्षीय मतलब बाई डायरेक्शनल है, चाहे करंट इस साइड से आए चाहे करंट उस साइड से आए, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धारा के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। प्रतिरोध का प्रतीक आर है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक अबो ओम है। एक अबो ओम किसके बराबर होता है? एक अबो ओम का मान 10 की पावर 9 ओम के बराबर होता है। एक अबो ओम का मान 10 की पावर 9 ओम के बराबर, 10 की पावर माइनस 9 ओम के बराबर होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर हमने ओम का नियम भी देखा। हमने पढ़ा था पीछे आर वी इज इक्वल टू आई आर, वीर मेरे वाले नाम के वी आई आर, है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इज इक्वल टू वी अपन में आर होता है। हमें आर निकालना है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपन में I। ये बात अच्छे से समझ लेना। यहाँ वोल्टेज का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। वाट क्षमता ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, वोल्टेज ज्यादा होगी, वाट क्षमता नहीं, वोल्टेज ज्यादा होगी तो। लेकिन अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो तो फिक्स मान का रहेगा। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, जितने ओम का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ गए? तो V वोल्टेज है, I धारा है और R क्या है? R अपना प्रतिरोध है। अब एक ओम की डेफिनेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर किसी पदार्थ के विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो और उस विभवांतर के बीच में से, उन दो तारों के बीच में से 1 एम्पीयर की अगर धारा बह रही हो, तब उसे हम कहेंगे कि उस पदार्थ में 1 ओम का प्रतिरोध है। तो 1 ओम का प्रतिरोध किसके बराबर होगा? जब किसी पदार्थ के सिरों में 1 वोल्ट का विभवांतर और उनमें से 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो, तो वो 1 ओम के बराबर होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पीयर। तो वोल्ट पर एम्पीयर किसके बराबर होता है? ओम के बराबर होता है। वोल्ट पर एम्पीयर किसके बराबर होता है? ओम के बराबर होता है। फिर हमने अंतरराष्ट्रीय ओम देखा। अंतरराष्ट्रीय ओम में मैंने क्या बताया कि पारे का सतम जिसकी लंबाई 106.3 सेंटीमीटर हो और जिसका वजन 14.452 ग्राम हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत रहे, फिक्स रहे, तब उसे हम अंतरराष्ट्रीय ओम की संज्ञा देंगे। और एक अंतरराष्ट्रीय ओम की जो वैल्यू रहती है वो 1.00049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर होती है। 1.00049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर होती है, ठीक है। फिर हमने देखा प्रतिरोध के गुण क्या है कि वो सस्ता और सरलता से उपलब्ध हो। फिर उसके देखा कि जितना मोटा होगा, जितना व्यास ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? उसके प्रतिरोध का मान कम होगा, यानी कि वाट क्षमता ज्यादा होगी। जितना मोटा होगा उतनी वाट क्षमता ज्यादा होगी और वाट क्षमता ज्यादा होगी इसका मतलब उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। फिर हमने देखा कि तापमान से प्रभावित ना हो। तापमान से प्रभावित ना हो मतलब तापमान बढ़ने घटने पर प्रतिरोध का मान घटे बटे ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी दो है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन को हम यूरेका भी कहते हैं। कॉन्स्टेंटन में कंपोजिशन जो है वो निकिल और कॉपर का होता है। देखो कॉन्स्टेंटन, निकिल और कॉपर दोनों में क्या है? देखो यहाँ कैसे स्टार्ट हुआ है तो कैसे स्टार्ट वाले दोनों शब्द है, निकिल और कॉपर, मतलब क्या दोनों में आ रहे हैं। निकिल है 60%, कॉपर है 40%। जो मैग्नीन हमने देखा कि भी तापमान पे प्रभावित नहीं पड़ेगा, इसका मतलब मैग्नीन के अगर एक मैग्नीन नाम का अगर प्रतिरोध यूज किया है तो 1 डिग्री तापमान बढ़ने घटने पर इसके प्रतिरोध में 0.52 ओम का प्रभाव पड़ेगा। मतलब 1 डिग्री से इतना अप डाउन होगा, अदरवाइज कोई प्रभाव नहीं होगा। ओम लिख लेना साथ में, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर है प्रतिरोध के प्रकार। हमने देखे प्रतिरोध दो प्रकार के हैं, कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध जिसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, वाट क्षमता कम होती है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। और वायर बाउंड प्रतिरोध में जिसमें हम क्या कहेंगे, जिसका आकार बड़ा होता है, वाट क्षमता ज्यादा होगी, प्रतिरोध कम होगा। ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये छोटे होते हैं इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक में, ये साइज में बड़े होते हैं इस वजह से इलेक्ट्रिकल कार्य में यूज किए जाते हैं। फिर हमने देखा कि भाई ये नियत और परिवर्तित दोनों के दो दो टाइप है। तो हमने देखा कि भाई ये कार्बन प्रतिरोध होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, इस वजह से कलर कोडिंग की जाती है, जो वो बहुत अच्छे से बताऊंगा। बीच में इंसुलेटिंग कवर डाले जाते हैं, लीड होती है और कार्बन कंपोजिशन होती है। इस प्रकार के प्रतिरोध को हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में, खास करके रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन में बताया। नियत मान के और ये हो तो वाट क्षमता कम होगी, प्रतिरोध का मान, ये सारी बात मैं ऑलरेडी बता चुका। फिर मैंने आपको बताया कि अगर परिवर्तित मान का होगा तो चंद्राकार पट्टी होगी, जिसकी वजह से
के मान को बदला जा सकता है। इसमें देखा कि भी रोड है वो किसकी बनी होगी, चीनी मिट्टी, पोर्सलिन, बेकेलाइट और सिरेमिक, और उसके ऊपर जो तार होगा वो मैग्नीज, नाइक्रोम और यूरेका का होगा। ठीक है, और परिवर्तित मान वाले में चंद्र आकार की पट्टी होगी जिसकी सहायता से हम मान को बदल सकते हैं। फिर ये टेबल जो मैंने आपको बता दी, 2 वाट और मैक्सिमम 20 मेगा ओम, 2.25 वाट और यहाँ मैक्सिमम 5 मेगा ओम। यहाँ फिक्स है 20 वाट 5 किलो ओम, 20 वाट सॉरी 50 वाट 5 किलो ओम, 50 वाट 5 किलो ओम। और ये वाली बात हम देख चुके हैं, व्यास कम है प्रतिरोध ज्यादा है, और व्यास कम है तो इसका मतलब वाट क्षमता भी कम है। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब पीडीएफ को पढ़ के एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से देख लेना। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।